2001 में पार्लियामेंट में अटैक हुआ। फेमस एक इनकी तंजीम थी, हरकत-उल जिहादी इस्लामी, उसको बोलते थे 313 हुजी। उसका था गाजी बाबा ने ये प्लान ऑपरेशन जो करा था। और क्योंकि सबसे बड़ा इन्होंने हमको ना एक प्यार से भाई भाई चुपचाप करते करते और हमारी पार्लियामेंट पे जब अटैक करा, इतना बड़ा डेंट मारा, तब शुरू हुआ था ऑपरेशन पराक्रम कि हम हो सकता है कि पाकिस्तान की कुछ इलाकों को हमेशा के लिए बर्बाद कर दें। और टेररिस्ट का ग्रेनेड जो है वो 4 सेकंड में फटता है। अब हमने कोशिश करी, भागने की, कूदने की, सब कुछ कोशिश करी, तब तक ग्रेनेड फट गया। ऑप नासनूर में फिर हमको 2 गोलियां लगी थी, 2 स्प्लिंटर लगे थे जो आज भी हमारी बॉडी में है। एक ये बाएं थाई में, एक पीछे हिप में। लेकिन मारा गया वो बाबर जिसने छत्ती सिंहपुरा में वो कांड करा था। कारगिल वॉर तो एक यूनिक था। सडनली गढ़वालियों से शुरू हुआ था। इनफैक्ट अच्छा, 10 गढ़वाल राइफल्स की एक पेट्रोल गई जिसको मेजर रोहित गौड़ लीड कर रहा था। और सडनली उसको ना दिखे आगे भेड़ बकरी चराने वाले, तो ऐसे ही पूछा कि कोई यहाँ पे संदिग्ध हरकतें कुछ, तो भेड़ बकरी वाले ने कुछ नहीं बोला, वो अपना चलने लगा। तो वही संदिग्ध हरकत थी। जो एनिमी तो दिखता है सामने, जिसे हम दुश्मन बोलते हैं, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारे देश के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी नफरी ज़्यादा है, जो कि एनिमी की हमारे देश में जो एक्टिविटी है उसको सपोर्ट करते हैं। एक बड़ी अच्छी चीज़ सीख के आया हूँ मैं, उत्तराखंड को ये बताना चाहता हूँ। अरक्कन आर्मी, जिसको वहाँ का देश टेररिस्ट फौज बोलता है, जो रेबल फोर्स है, जो कि जिनके घर में खाना नहीं बन पाता, इतने गरीब उसमें है, उन्होंने हमसे रिश्वत मांगी। और रिश्वत पता है क्या मांगी? हमारे जो लड़के हैं, ये इनको दिशा देनी है, ये फुटबॉल करते रहते हैं, कहीं सुन के आ रखे हैं। अच्छा। तो आप ना जब सबसे पहली मशीन लाओगे तो आप हमारे पहाड़ को काटो और फुटबॉल फील्ड बनाओ। तो हमने वहाँ पे 14 फुटबॉल फील्ड बनाए, कोई 30 किलोमीटर के दायरे में। उसके बाद में उन लड़कों की हमने टीमें तैयार करी, वो अलग अलग गाँव में, उनको फुटबॉल किट दिए गए। आज भी मेरे को तो इसमें फेसबुक में लाइक्स आते हैं तो बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड के आते हैं। वो ये अरक्कन आर्मी वाले लड़के हैं जो हमको अपना सर मानते हैं। अगर आप वहां से चुनाव लड़ते तो वहां से जीत जाते। दूसरे की जमानत जब्त होती। वही मैं कह रहा हूँ ना, अपने लोगों ने क्या किया वो नहीं पता, लेकिन वहां से लड़ते तो वहां से जीत जाते। बड़ा अच्छा आइडिया दिया है आपने। मतलब आप कह रहे हैं कर्नल कोठियाल के साथ आम आदमी पार्टी ने बड़ा खेला किया। मतलब झूठा खेला करा। तो जैसे उन्होंने आपको कुछ स्कूल अच्छे, कुछ अच्छे अस्पताल दिखाए, बीजेपी ने क्या सब्ज बाग दिखाया आपको? नमस्कार, देवभूमि डायलॉग के पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे मेहमान बेहद खास हैं, जिन्होंने सेना में शूरवीरों की तरह काम किया, कई दुर्दांत आतंकवादियों को मौत की नींद सुला दिया, यूथ फाउंडेशन शुरू किया तो हजारों बेटे बेटियों को फौज के लिए तैयार किया, केदारनाथ आपदा के पुनर्निर्माण में अभूतपूर्व काम किया, पर्वतारोहण की अगर बात करें तो वो कई सफल अभियान का हिस्सा रहे। आज हमारे मेहमान हैं कर्नल अजय कोठियाल, जिनको कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और विशिष्ट सेना मेडल से जो अलंकृत हैं। हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं। कर्नल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, आप आए। धन्यवाद आपका देवभूमि डायलॉग के पॉडकास्ट में आने के लिए। आप तो हमेशा ही कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं तो वो सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, कैसे जो नए फेसेस होते हैं उनको कैसे इनकरेज करा जाए, वो तो आप करते ही हैं। पर ये तो हमारे लिए किस्मत की बात है कि पता भी नहीं चला था कि ये पॉडकास्ट सेटअप आपने शुरू करा, जो कि चर्चा में है आजकल, और हमारी किस्मत आज हम उस वाले सेटअप में बैठ रखे हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सर। मुझे बताइए कि बिकॉज फादर आर्मी में थे इसलिए आप आर्मी में आना चाहते थे, या आपका शुरू से ही मन था कि नहीं मुझे आर्मी में जाना है? ये तो एक इनहेरेंट होता है वैसे कि आप ना किस वाले इन्वायरमेंट में आपकी ग्रोथ हो रही है, तो ओरिएंटेशन तो हो ही जाता है उसकी तरफ। लेकिन साथ में ये था कि जैसे होता है ना, एक युवा होते हैं हम, तो युवा कहीं ना कहीं जोशीला भी होता है। आज किसी ने एक चीज़ और भी बोली कि हर युवा कम्युनिस्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ होते हैं। बिल्कुल। उसके अंदर एक ऐसी चीज़ होती है जो दूसरा सोचता है, पता नहीं ये क्यों इस अलग तरीके से सोच रहा है, लेकिन वो सारी की सारी जो है ना, जेन्युइन जो उसकी फीलिंग होती है वैसी होती है। ऐसी जब हम युवा थे तो मेरे को याद है कि 10th क्लास में, जैसे पढ़ाई की बात करूं,
तो मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि 10th क्लास में मेरे मैथमेटिक्स में 150 में से 150 नंबर आए थे। 12th क्लास में मैं डीएवी इंटर में गया, उस स्कूल को छोड़ करके जहाँ पे कि मेरे 150 में से 150 नंबर आए थे, केवी हाथी बड़कला। और डीएवी इंटर में जाते ही 12th में मेरी सप्लीमेंट्री आई। और फिर उसके बाद में मैं डीएवी कॉलेज में ज़बरदस्ती, डीएवी कॉलेज चर्चा में था, डीएवी पीजी कॉलेज, 30,000 लड़के वहाँ पे पढ़ रहे हैं, रोज़ इलेक्शन हो रहे हैं। वहाँ गए और वहाँ हम फेल हो गए। फिर उसके बाद कहीं कुछ ऐसी, जो मैं कह रहा हूँ कि युवा एक होता है ना, जैसे डिसओरिएंटेशन दिशा बोलते हैं, थोड़ी सी वो भी हुई। फिर हम यहाँ से बोलूँगा कि भाग गए। और हमारे फादर उस टाइम पे बीएसएफ की जो एकेडमी है टेकनपुर ग्वालियर के पास, अच्छा। उसके डिप्टी डायरेक्टर थे, डिप्टी कमांडेंट थे। तो मैं वहाँ पे रुका हुआ था। और अब संडे को एक सीरियल आता था, उस टाइम तो खाली एक ही टीवी चलता था, दूरदर्शन। संडे को एक सीरियल आता था, परमवीर चक्र। अच्छा। और हमें तो आदत थी 10 बजे सो के उठने की। तो संडे को जब हमने वो परमवीर चक्र ख़त्म हो रहा था, तो उसका ना थीम सॉन्ग ख़त्म हो रहा था, लास्ट का जैसे होता है, शान तेरी कभी हो ना कम ए वतन, तेरे आशिक रहे ना रहे, सर हमारा रहे ना रहे, ऐसे वाली वो जो आती थी, तो उसे ना जोश आता था। अब मेरी मदर ने मेरे को देखा, कहती हैं ये तो 10 बजे क्या, ये तो इसको जल्दी उठा देंगे अगली बार। तो कोशिश करी गई। 9 बजे जैसे ही अगली संडे को परमवीर चक्र आया, तो मदर ने बोला उठ, सीरियल शुरू हो रहा है। और हम वाकई में उठ करके ना बैठ गए। बड़ा मज़ा आया, जोश आया। कहते हैं वो जो आपके अंदर एक भावना होती है कि देशभक्ति का टेस्ट, ऐ मेरे वतन के लोगों गाना सुन लो, अगर आपके रोंगटे खड़े होते हैं तो इसका मतलब आपके अंदर कहीं ना कहीं देशभक्ति की फीलिंग अंश है। तो हमारे ना रोंगटे खड़े हो गए, ऐसे मेरे को लगता है अब। और हमने फिर वो दोबारा से पढ़ाई करनी शुरू करी और उसके बाद आर्मी में चले गए। बस ये था कि 20 साढ़े 20 साल में आर्मी में गए, लेकिन वो एक लाइफ थी कि जो हमने, मेरे को लगता है, इन्जॉय करी। और वो हमारी किस्मत है कि आज आपने जब बुलाया है हमको ये इस पॉडकास्ट में इंटरव्यू के लिए, तो हमने जो कुर्ता पहना है वो भी ऑलिव ग्रीन कलर का है। तो 1992 में आप इंडक्ट हुए ना? दिसंबर 1992 में हम कमीशन हुए, सेकंड लेफ्टिनेंट। सेकंड लेफ्ट। हमारा आखिरी कोर्स था, उसके बाद में लेफ्टिनेंट फोर्ट शुरू हो गढ़वाल गया था। राइफल। फोर्ट गढ़वाल राइफल्स। हाँ। तो सर ये जो ट्रेनिंग होती है, बिकॉज अभी ट्रेनिंग को लेके भी बहुत चर्चा हो रही है, जब आप गए थे तब ट्रेनिंग का क्या स्टेटस था वहाँ पर? कितना समय लगता था ट्रेनिंग में? किस तरह से आप लोगों को तैयार किया जाता था? ट्रेनिंग तो जब आप डायरेक्ट एंट्री आईएमए में कमीशन होने के लिए भर्ती होते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो 1.5 साल की ट्रेनिंग है। वो पैटर्न तो कहीं चेंज नहीं हुआ है। थोड़ा ट्रेनिंग में अब ये चेंज हो गए हैं कि अब और टेक्नोलॉजी आ गई है, तो कुछ कंप्यूटर बेस्ड जो एजुकेशनल एस्पेक्ट्स होते हैं उस पर फोकस करा जाता है। अब नए गैजेट्स आ गए हैं, तो उनके लिए वैसे तो बाद में ट्रेनिंग होती है जब ज्वाइन कर लेते हैं आप एज ऑफिसर, लेकिन प्री एक असेसमेंट, प्री अंडरस्टैंडिंग ट्रेनिंग जो है वो शुरू हो जाती है। पर ट्रेनिंग तो जनरली पैटर्न सेम ही है। तो आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ थी? बैरकपुर। बैरक। बैरकपुर पोस्टिंग आई। और सबसे बड़ी खबर हमें जब मिली तो उस टाइम पे वही है ना, वो एज कि पलटन सियाचिन ग्लेशियर जा रही है। अरे मज़ा आ गया, सियाचिन ग्लेशियर सुना ही था खाली। अच्छा। और कोर्स करने गए और उसके बाद में फिर पलटन वहाँ इंडक्ट हो गई। तो वहाँ शुरुआत से ही ऑपरेशंस में रहे या? सियाचिन ग्लेशियर में तो मतलब उसे बोलते ही सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा Battlefield। ऑपरेशनल बैटलफील्ड जो बोलते हैं, ऑपरेशन मेघदूत के नाम से अभी भी जाना जाता है। तो वहाँ तो डेली ही ऑपरेशन है। जिस तरीके से ना रोज़ मूवमेंट हो रहा है, वेदर कंडीशन एडवर्स हैं, एनिमी की रोज़ शेलिंग हो रही है, आर्टिलरी की, रोज़ वेदर से कैजुअल्टी हो रहे हैं, आर्टिलरी शेलिंग से कैजुअल्टी हो रहे हैं। आपका जो वहाँ पे सडनली खबर आती है कि एक अवलांच आया और उसमें पता नहीं कितने लोग दब गए। खबर आती है एक पेट्रोल चल रही थी, वो पेट्रोल ना अचानक कम्युनिकेशन से बाहर हो गई है और मिसिंग हो रखी है। खबर आती है कि एक टीम जा रही थी, उसमें 2 बंदे क्रेवास में गिर गए हैं। और क्रेवास तो वैसी होती है जिससे निकलना तो नामुमकिन होता है। तो वो तो रोज़ के ही ऑपरेशंस हैं वहाँ पे। लेकिन उसके बाद भी फिर यह है कि हर आदमी के अंदर एक जोश, एक फीलिंग इसलिए रहती है क्योंकि वो ट्रेनिंग का एस्पेक्ट है कि पहले तो मेरी पलटन को मौका मिल रहा है सियाचिन ग्लेशियर जाने का, और सियाचिन ग्लेशियर अच्छा, में मतलब ये अपने, मतलब ये गर्व, इसको ये इसको तो बहुत फक्र गर्व है की इसे, फक्र हाँ है गर्व कि की मुझे बात सियाचिन है। में जाने का मौका सियाचिन मिला। मेरी पलटन को सिलेक्शन हुआ है, सियाचिन ग्लेशियर। तो जितने कोर्समेट हैं, जैसे हम कोई 400 के करीब कोर्समेट थे, अरे कोटी की पलटन सियाचिन जा रही है, ऐसी वाली बात होनी शुरू हो जाती है। तो वो एक गर्व की वो है जो कि फ़ौज में ये सिखाया ही जाता है। फ़ौज में आपके अंदर इनबिल्ट ये करा जाता है, जिसका एक नाम होता है कि नाम नमक निशान की
नाम, मैं 4 गढ़वाल राइफल से हूँ, राइफलमैन जसवंत 4039-009, सर्वोच्च बलिदान दे के 1962 के युद्ध में शहीद हुआ था। उसके बाद अभी तक उसकी जो होली स्पिरिट है वो वहाँ पे बॉर्डर को गार्ड कर रही है। तो वो चर्चाएं चलती हैं, इसमें ट्रेनिंग के टाइम पे शुरू हो जाती हैं कि उसको 4 गढ़वाल मिली है, 4 गढ़वाल वो पलटन है। उसे अब जैसे चर्चा में आएगा, उसे 11 गोरखा रेजिमेंट मिली है। 11 गोरखा रेजिमेंट, ये दिल मांगे मोर, अपना कारगिल वॉर की गाथाएं जिसकी हैं। तो ये तो सब वो फौज के हुए हैं ना कि आप इन्हीं चीज़ों पे आपको बिल्टअप करा जाता है, और उन्हीं चीज़ों के लिए आप फिर ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि मैं और रमेश हैं कोर्समेट्स, और हमारे अंदर जब ये फीलिंग बिल्टअप हो जाती है, तो ऐसी नौबत आ सकती है कि अजय कोठियाल की सगी बहन की शादी है, लेकिन ड्यूटी ऐसी है कि आप शादी में शायद जा नहीं पाते हो, तो आप ना मना करते हो, तो कोई बात नहीं पापा, सॉरी, वो कर लो शादी, मतलब मेरी विशेज़ हैं। लेकिन रमेश की बहन की अगर शादी होगी तो अजय कोठियाल लड़ के जाएगा। ये वो फीलिंग है जो इस ट्रेनिंग से, इस नाम नमक निशान से जो आपके अंदर ना एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना। वाली। तो अब करगिल वॉर का आपने जिक्र किया, उसमें भी आपने बढ़ चढ़ कर। कारगिल वॉर तो एक यूनिक था। सडनली गढ़वालियों से शुरू हुआ था इनफैक्ट। अच्छा। 10 गढ़वाल राइफल्स की एक पेट्रोल गई जिसको मेजर रोहित गौड़ लीड कर रहा था, और सडनली उसको ना दिखे आगे भेड़ बकरी चराने वाले। तो ऐसे ही पूछा कि कोई यहाँ पे संदिग्ध हरकतें हैं कुछ, तो भेड़ बकरी वाले ने कुछ नहीं बोला, वो अपना चलने लगा। तो वही संदिग्ध हरकत थी जो कि इन्होंने आइडेंटिफाई करी, और जब तक ये संदिग्ध हरकत वो करते और वो भेड़ बकरी वाला निकला, तो इनके ऊपर तो तगड़ा, सबसे ज़्यादा सॉलिड वाला एम्बुश, जिसमें कि मीडियम मशीन गन और सब ने फायर करा। कैजुअल्टी हुई, 4 जवानों ने अपनी लाइफ दी है। उसके बाद शुरू हुआ कि इतनी हाइट्स के ऊपर जो ये बैठ गए हैं आकर के पाकिस्तानी, उनका आइडेंटिफिकेशन, और उसके बाद में ये असेसमेंट हुआ कि ये जो जोजिला टनल है, जोजिला पास है, जोजिला से लेकर के और लेह जाने वाला जो मेन हमारा रूट है, जो कि पूरे मेन आर्टरी है हमारी, पूरे लद्दाख सेक्टर को ऑपरेशनली कैपेबल रखने के लिए, राशन एमुनेशन सप्लाई की चेन को रखने के लिए, कि जिस जगह पे एनिमी बैठा है ये तो चेन अब तो ऑब्जर्व कर रहा है वो उस रूट को, और रूट को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये तो हमारे लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम हो जाएगी। तब शुरू हुई एक प्रोसेस जिसमें कि बगैर एक्लिमेटाइजेशन के, बगैर प्रॉपरली इक्विप हुए, टाइम कंस्ट्रेंट को देखते हुए फौज ने जाना शुरू करा, और उसका नाम दिया गया ऑपरेशन विजय, और फिर वो कारगिल युद्ध। तो गढ़वाल राइफल से शुरू हुआ था ये, और इसमें 3 गढ़वाल राइफल का मेजर इन्वॉल्वमेंट रहा है। 10 गढ़वाल राइफल, 17 गढ़वाल राइफल, 18 गढ़वाल राइफल, और उसके बाद में फिर गढ़वाल के बाकी ट्रूप्स वो किसी और डिटैचमेंट या जहाँ पे भी पोस्टेड थे उसमें वो एक्टिव ऑपरेशन में शामिल रहे हैं। मेरी किस्मत, मैं उस टाइम पे, मेरी पलटन थी लखनऊ में, और मेरी पोस्टिंग कारगिल वॉर पे इमीडिएटली आई, और मेरे को पोस्ट करा गया, एक है हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, ये गुलमर्ग में है और सोनामर्ग में है। तो इसमें माउंटेन वॉरफेयर, विंटर कंडीशन में वॉरफेयर की जो ट्रेनिंग है वो ये स्कूल देता है। तो मैं वहाँ इंस्ट्रक्टर पोस्ट हुआ, और हमारा तो मेन रोल था कि जो यूनिट्स आ रही हैं उनको कैसे हम ट्रेन करें बहुत शॉर्ट पीरियड में, और उसके बाद में इंडक्ट करने के लिए कैपेबल बनाएं। तो हम तो उस वाले रोल में रहे हैं वहाँ पे। तो एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होगा वो तो। बहुत वही वाली बात है कि मेरी पलटन सियाचिन ग्लेशियर जा रही है, तो मेरे को कारगिल जाने का मौका मिल रहा है, तो वो चुनौती ही हमारी ट्रेनिंग जो सिखाती है एक साधारण बच्चे को किस प्रकार से उस वाले शेप में लाने के लिए, कि वो उस चुनौती को बोलता है, ये तो मेरी, ये दिल मांगे मोर। मैंने देखा 2001 से 2003 तक खासकर जम्मू एरिया में आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने का एक बहुत बड़ा अभियान चला, आप उसमें हिस्सा थे, ऑपरेशन पराक्रम। ऑपरेशन पराक्रम, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए ना, क्या था ये ऑपरेशन पराक्रम? तो एक्चुअली क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जब ये पाकिस्तान का हमारे मेनलैंड इंडिया में जब इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ अलग अलग जगहों पे, तो फिर वो नौबत आ गई कि हमने ना अटैक करना है इन पे। ये उसके बाद और ज़्यादा एग्रेवेट हो गया जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ। पार्लियामेंट में जब अटैक 2001 में पार्लियामेंट में अटैक हुआ, फेमस एक इनकी तंजीम थी, हरकत उल जिहादी इस्लामी, उसको बोलते थे 313 हुजी, उसका था गाजी बाबा ने ये प्लान ऑपरेशन जो करा था,
और क्योंकि सबसे बड़ा इन्होंने हमको ना एक प्यार से भाई भाई चुपचाप करते करते, और हमारी पार्लियामेंट पर जब अटैक करा, इतना बड़ा डेंट मारा, तब शुरू हुआ था ऑपरेशन पराक्रम, कि हम हो सकता है कि पाकिस्तान की कुछ इलाकों को हमेशा के लिए बर्बाद कर दें। तो उसमें पूरे देश की बाउंड्री में सेनाएं डिप्लॉय हुई थी। अच्छा। लेकिन अपना जम्मू कश्मीर सेक्टर में कुछ डेजर्ट के एरिया में वहाँ पे फोर्सेस इस तरीके से डिप्लॉय हुई थी कि शायद हमें एग्रेसिव मोड में अटैक करने के लिए अक्रॉस जाना पड़े। तब ये आइडेंटिफाई हुए थे कि पाकिस्तान की कौन सी जगह ऑक्यूपाई करी जाएंगी। रहीम यार खान फेमस है उनका, और लद्दाख में जैसे ये क्या बोलते हैं, हाजी पीर हो गया, उड़ी जिस इलाके से बाद में उड़ी हमला भी हुआ था, ये हाजी पीर हो गया, और इन सब पे ना जाने की प्लान शुरू हुई थी। उस टाइम पे क्योंकि टेररिस्ट काफ़ी ज़्यादा माने गए थे कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में रजौरी सेक्टर में पीर पंजाल रेंजेस पे के ऊपर है, तो उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन हिल काका। हिल काका एक इलाका था जहाँ पे चर्चा थी कि ये खुलेआम घूम रहे हैं। तो उस टाइम पे क्योंकि हम शोपियां पुलवामा साइड में डिप्लॉयड थे, और था एक कैरेक्टर में था शायद, एक हमारे को मौका मिला शायद इसलिए कि हमने ऐसी कोशिशें करी हैं कि अगर टेररिस्ट को देखना है, अगर टेररिस्ट के नज़दीक जाना है, अगर गांव वाले आपको टेररिस्ट की खबर दें तो आप ना टेररिस्ट बन के घूमो, तो शायद वो आपको समझ करके और एकदम से आप इंटेल गैदर कर सकते हो। इंटेलिजेंस गैदर कर सकते हैं, उनके क्लोज जा सकते हैं। तो हमको वो परमिशन थी, तो हम स्मॉल टीम, इसको बोलते हैं स्मॉल टीम ऑपरेशन, कोवर्ट ऑपरेशन। तो एक कोवर्ट ऑपरेशन की टीम जो हमने काफ़ी समय से तैयार करी थी और छोटी छोटी सक्सेसफुल हो रही थी, तो उस टाइम पे फिर वो वाली तो ये टीम। हुलिया अख्तियार करने के लिए भी तो समय लगता होगा। हुलिया इख्तियार करने के लिए समय लगता है, कुरान पढ़ने के लिए समय लगता है, खाना खाने का तरीके में समय लगता है, वज़ू करने का समय में तरीका लगता है, किस प्रकार से आप नमाज पढ़ेंगे, कैसे आपके पास में एक छोटा सा कंपस होगा। टेररिस्ट की एक पहचान होती थी कि उसकी जेब में एक छोटा सा कंपस होता था गोल, इसलिए कि वो काबा की दिशा देख करके, और शाम के टाइम पे नमाज जब पढ़ेगा तो उस दिशा में देखेगा। उसकी जेब में एक छोटे से कुरान शरीफ होता था जिसमें उसका इंडिविजुअल नाम लिखा होता था। उसके पास एक लकड़ी का टुकड़ा होता था जिससे वो ब्रश करता था, उसको बोलते हैं मुशवाक। मुशवाक लकड़ी से ऑर्थोडॉक्स टेररिस्ट हमेशा फॉलो करते हैं, तो वो अपने पास रखते हैं। उसके पास एक मिट्टी का टुकड़ा होता था, सॉरी मैं शेयर कर रहा हूँ तो बताऊँगा। बिल्कुल। छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा होता है कि जब आप पी करते हैं उसके बाद उस टुकड़े को यूज़ करते हैं टच करके अपने को, ताकि कहीं कोई पी का ड्रॉप आपकी बॉडी में ना लग जाए। तो ये 4-5 चीज़ें अगर किसी को ऐसी शिनाख्त में मिलती थी ना, तो एक शक हो जाता था कि ये ऑर्थोडॉक्स टेररिस्ट हो सकता है। तो वो वाली चीज़ें हमने भी रखनी शुरू करी। अच्छा। तो अब क्या होता है, जैसे आप किसी गांव में गए, आप सडनली ना मुशवाक निकाल के साइड में रख दो, तो वो दूसरा देखता, अरे यार ये तो मतलब ये तो फलाना भाई है या उसकी टीम का है। तो तो एक आप होता ऐसे ना, इंटेल गैदर करते थे। ऐसी इंटेल गैदर में वो ना आपकी तरफ उस भावना से देखता है कि अच्छा आजा मेरे यहाँ पे। अब आजा मेरे यहाँ पे जब बोलता है वो इशारे से, तो उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना आपको समझ में आ जाता है कि ये वो है जो उनको भी बुला करके आजा मेरे यहाँ पे करता है, और जो दूसरे घर वाला है वो डरता है कि मेरे यहाँ पे मत आ। तो जब ये वाली खबर आपको लगती है तो आप ना उस आदमी पे फिर आइडेंटिफाई, उस घर पे नज़र रखने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी वाली चीज़ें हम कर तो रहे ये थे। आपके साथ हो रहा था वहाँ। ये हमारे साथ हो रहा था। इसमें फिर धीरे धीरे हमको एक अच्छी एक्सपर्टीज़ भी मिलनी शुरू हुई, और उसी में फिर ये जो आपने कहा अपराक्रम में जब टेररिस्ट का वो, तो उसी में फिर हमको एक दिन जब क्लोज़ गांव में घूमने का, क्लोज़ उन पहाड़ों में जहाँ पे कि भेड़ बकरी वाले अपनी ढोक में रहते थे, जैसे हमारे छानियाँ होती हैं वहाँ ढोक बोलते हैं उसको, अपनी ढोक में रहते थे। तो ऐसी किसी आइसोलेटेड ढोक से हमको कहीं जानकारी मिली कि 7 लोग मूव करते हुए दिखाई दिए हैं पहाड़ के ऊपर। ओके। तब फिर हमको और उनके क्लोज जाने के लिए कोशिश करी गई। क्लोज गए तो पहले 2 दिन तो हम इतने नज़दीक ही नहीं जा पाए कि इफेक्टिव फायर कर सकें। मतलब आपको अगर 1 किलोमीटर पे टेररिस्ट दिख रहा है और आपने गोली चला दी तो शायद एक को लग गई, बाकी 7 गायब, बाकी 6 गायब, तो वो तो फिर ऑपरेशन कोई सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा। 300-400 क्लोज काउंटर चेक। 300-400 गज पे क्या है कि आप प्रॉपर एम्बुश लगा सकते हैं या आप इफेक्टिव फायर कर सकते हैं। तो तब फिर वो तीसरे दिन उनके पीछे चलते चलते फाइनली हम एक ऐसे एरिया में पहुंचे जहाँ पे कि वो चल रहे थे और हम फॉलो कर रहे थे उनको, कि ये कंफर्म हो गया कि ओके अब ना ये पहाड़ से उतरेंगे, और ये वाली जो एक नीचे को ट्रैक आ रहा है जंगल के बीच से, इस ट्रैक को ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा था। एक तरफ नदी थी,
एक तरफ पहाड़ सडनली उठे हुए थे, जो पहाड़ उठे हुए थे उन्हें बड़े बड़े बोल्डर्स थे, तो नेचुरल था कि यहाँ पे उनको शक भी नहीं होगा और वो उसमें आएंगे, और फिर वो उसमें आने शुरू हुए। लेकिन एक अब प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग क्योंकि फास्ट मोबिलिटी के लिए लंबे दूरी के हथियार को कैरी नहीं कर रहे थे, हम कर रहे थे खाली AK-47 अपने साथ, और हमारी नफरी भी खाली हम 6 लोग थे, उनमें से वो 5 7 लोग थे। वो 7 थे, और 6 में भी हम 5 4 गढ़वाल के फौजी थे मेरे साथ में, और एक गुजर लड़का था सिविल ड्रेस में। फिर वो प्लान बना कि ओके इस जगह से आएंगे तो एम्बुश कैसे लगाया जाए। तो एम्बुश लगाना, ये छोटे छोटे जो ऑपरेशंस होते हैं, इसकी तो फौज में बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन एक्चुअल एम्बुश लगाने में ना जब ग्राउंड पे आप जाओ तो समझ में नहीं आता। अरे यार, ये ट्रेनिंग में तो ये बोला था कि एक वो ऐसी साइट होनी चाहिए दुश्मन को शक ही ना हो, यहाँ जहाँ जाऊँ ऐसे लगता है कि ये तो देख लेगा हमको। तो फिर उस गुजर लड़के ने बड़ा अच्छा आइडिया दिया, कहता सर मैं बताऊंगा कैसे एम्बुश लगाते हैं। अब उसने हमको बोला कि मान लो ये 7 टेररिस्ट जिस इलाके से गुजरेंगे, हम ऐसा करते हैं कि हम अपनी एक मॉक ड्रिल करते हैं उस पर। तो उस गुजर ने जो हमें बताया, तो तरीका ये था कि उस वाले ट्रैक के ऊपर, उस पैच के ऊपर 50 60 70 मीटर का जो था, हमारा ये था कि पहला लड़का हमारा वो उसमें अकेला चलेगा, बीच में मैं ताली मारूंगा। ताली मारने का मतलब उस पर फायर हो गया है। नेचुरल तरीके से अगर उस पर फायर हुआ है तो वो क्या आड़ पकड़ेगा, कैसे छुपेगा, ये हमारी उसकी मॉक ड्रिल हो गई। वो मॉक ड्रिल हो गई। तो पहला बंदा आया, ताली बजाई हमने, वो नहीं जाके पत्थर के पीछे छुप गया, जो उसे लगा। बिल्कुल जैसे यहाँ हम बैठे हैं, सामने से गोली आएगी तो मैं हो सकता है इसके पीछे छुपने की कोशिश करूंगा, आप पे भी गोली चलेगी, यहाँ बैठोगे तो आप इधर ही को छुपने की कोशिश करोगे, और कोई रास्ता नहीं है। और कोई रास्ता नहीं है, इधर होगे तो हो सकता है आप उधर भागो। अब फिर पहला लड़का चला गया, बाकी जो थे उन्होंने नहीं देखा कि पहले लड़के से क्या हुआ था, वो पीछे रखे गए। फिर दूसरा आया, फिर ताली बजाई, वो एक जगह छुपा। तो ऐसे पूरे 5 और वो गुजर मिला करके सारे 6 क्रॉस करे। बड़ा अजीब सा इंसिडेंट था कि इस 6 में से 4 लड़के एक ही जगह पे छुपे थे। तो हमने बस एक वो लिया कि सब ने अपना वेपन का जो डायरेक्ट फायर का जो वो था, वो उस पत्थर के ऊपर ही लगा दिया। अब आए वो 7 टेररिस्ट, तो दूर से हमने पहली गोली चलाई, गिर गया वो नीचे पहला बंदा। बाकी जो 6 थे उनमें से 4 उसी पत्थर के पीछे गए। 16 गोलियां चलाई, 5 मिनट का ऑपरेशन था, जो इतना बड़ा 7 टेररिस्ट से उस गुजर लड़के की सोच से और उस एक कॉन्सेप्ट को लेकर के आकर के। वो आर्मी में था वो लड़का? नहीं, वो सिविलियन था। सिविलियन था। तो कई बार नेचुरल जो होती है ना, उनको शिकारी से पूछो कि भाई कैसे यहाँ पे वो करना चाहिए, वो बताएगा। और उसके बाद अपनी आर्मी के आइडिया को लगा उसमें हमको कीर्ति चक्र मिला, एक शौर्य चक्र मिला, एक सेरा मेडल मिला, और एक चीफ ऑफ आर्मी कमेंडेशन कार्ड मिला। 7 आतंकवादी 16 गोलियों में 5 मिनट में सारे के सारे खत्म हो गए। ये कब समय का ऑपरेशन है? तो इस ऑपरेशन का नाम दिया गया था इंट बेस्ड सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक, अपने आप इंट क्रिएट करी गई, इंटेलिजेंस बेस्ड सर्जिकल स्ट्राइक। क्योंकि सर्जिकल क्या है, आपने सर्जिकल ऑपरेशन पूरा आपने वही बनाया हुआ? होलिया वही था पूरा। लास्ट मोमेंट पे हमने जो हमारे बैग में जो हमारी कॉम्बैट थी, लास्ट मोमेंट में हमने कॉम्बैट पहन ली थी, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो भगदड़ में हम आपस में ही टेररिस्ट और हम मिक्स हो जाएं और हमारे बंदे ही आपस में एक दूसरे को ना पहचान पाए। वो लास्ट मोमेंट पे हमने चेंज करी थी। तो ये किस्मत है कि ऐसे वाली चीज़ें करने के मौके हमको मिले हैं। और एक था ऑपरेशन नशनू। ऑपरेशन नसनूर में एक कभी कोई चेक करे ना तो एक जगह छत्ती सिंहपुरा, ये पड़ती है त्राल, जहाँ आज भी जहाँ की चर्चाएं होती हैं कि रोज़ आतंकवादी कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। तो त्राल के एरिया में एक सिखों का गांव था। अच्छा। उसका नाम था छत्ती सिंहपुरा। उसमें ये 6-7 टेररिस्ट आए थे और इन्होंने पूरे गांव में महिलाओं को छोड़ करके सबको मार दिया था और महिलाओं को उठा के ले गए थे। तो छत्ती सिंहपुरा एक बड़ा अजीब सा इंसिडेंट हो रखा था। अब उसके वो फेमस टेररिस्ट जो थे उनमें 2-3 थे, अबू राफ़ी था, बाबर था, एक हंजुला था। तो हम ऐसे ही होता ना एक इनक्विजिटिवनेस, रेडियो सेट पे आवाज़ आती थी कि बाबर इलाके में घूम रहा है फलाने, राफ़ी जो है उसके इतने लंबे लंबे बाल हैं और वो जब मस्जिद से निकलता है तो सब उसकी ज़मीन में मिट्टी को छूते हैं। तो हमने कहा राफ़ी को ढूंढते हैं, हमने कहा बाबर को ढूंढते हैं। तो ढूंढते ढूंढते ऐसे ही कभी एक से बात, कभी 6 महीने हमें लग गए, कभी श्रीनगर घूम रहे हैं, कभी कहीं। फाइनली हमें नसनूर में खबर आई कि वहाँ पे बाबर घूम रहा है। तब हमने फिर एक वहाँ पे धीरे धीरे करके एक लड़के को तैयार करा। उस लड़के ने जब इन्फॉर्मेशन दी तो तब हमने उसमें ऑपरेशन करा। अब वो
कंफर्म नहीं था कि कौन है टेररिस्ट। गोलियां चल रही थी, वो घिरा हुआ था, 2 मर चुके थे, एक अंदर था। जब वो आवाज़ें अंदर से बंद हो गई, जब गोलियों की बात आवाज़ें बंद हो गई, तो रूम एंट्री करने की बात आई। रूम एंट्री एक कहीं पे भी मतलब इसको ना बहुत ज़्यादा वो नहीं करते हैं कि रूम इंटरवेंशन करा जाए, क्योंकि रूम एंट्री में कोई पता नहीं है, अपनी भी कैजुअलिटी हो जाए। तो हमने कहा हम सीखते हैं ज़रा रूम एंट्री। तो मैं फिर रूम इंटरवेंशन के लिए हेलमेट पहनी, बुलेट प्रूफ जैकेट, और मैं और मेरे साथ में एक है मातबर, हम दोनों मातबर पीछे, हम धीरे धीरे करके उस रूम में घुसे। तो रूम में वो एक साइड में था, अब पता नहीं था कि ये जिंदा है कि डेड है। तो हमने उसको गोली मारी, सर पे मारी गोली। तो वो थोड़ा हिला जैसे होता है, उसके बाद में शांत हो गया। फिर हमने उसके दूसरे पेट में मारी, पीठ से पीछे से। फिर तीसरी गोली मारी पाँव में, जब बिल्कुल नहीं हुआ, तो हिला नहीं बिल्कुल, तो हम उसके नज़दीक गए। हमने उसे खींचने की कोशिश करी, चेक करने की। ग्रेनेड जो होता है, ग्रेनेड की खासियत होती है कि ग्रेनेड कैसे मतलब ना यूज़ करा जाता है। तो आप ग्रेनेड को अपने हाथ में रखो, बिल्कुल सेफ़ है। ग्रेनेड में एक पिन होती है, जब आप उस पिन को निकालते हैं तो उसका जो ग्रेनेड का एक ऐसे करके हैंडल बना हुआ है, जैसे ही आपने छोड़ा उसके बाद में पिन निकाल के, तो हैंडल ना स्ट्राइक करता है और उसके 7 सेकंड के बाद में ग्रेनेड फट जाता है। ये ग्रेनेड की टेक्निक है। तो जब तक पिन लगी है तो सेफ़ है। अब जब हमने इसको खींचा, ये था बाबर, वो तो बाद में पता चला। जब इसे खींचा और ये जैसे ही इधर को आया, तो सडनली इसने क्या कर रखा था, मरने से पहले अपने हाथ में पिन निकाल के ग्रेनेड यूँ रखा हुआ था, और जैसे ही ये खींचा तो हाथ खुल गया, ग्रेनेड बाहर हो गया, और वो ग्रेनेड टंग की आवाज़ आती है। बस हमें समझ में आ गया ये तो फट रहा है, अब तो रोक नहीं सकते। और टेररिस्ट का ग्रेनेड जो है वो 4 सेकंड में फटता है। अब हमने कोशिश करी भागने की, कूदने की, सब कुछ कोशिश करी, तब तक ग्रेनेड फट गया। ऑप नासनूर में फिर हमको 2 गोलियां लगी थी, 2 स्प्लिंटर लगे थे, जो आज भी हमारी बॉडी में है। एक ये बाएं थाई में, एक पीछे हिप में। लेकिन मारा गया वो बाबर, जिसने छत्तीस सिंहपुरा में वो कांड करा था। तो ये ऑप नासनूर एक हमारे लिए एक मतलब एक पर्सनल एक जो होता है ना हर फौजी का, कि तुमने आकर के अगर हमारे यहाँ पे इस प्रकार से ऑपरेशन करा था, तो तुम्हें ठोक तो दिया है हमने, ठीक है, वो स्प्लिंटर तो हो जाता है। आज यही है हमारी किस्मत की, अब तो दर्द भी नहीं होता। कई बार जब एयरपोर्ट से निकलते हैं तो वो जो होता है ना मेटल डिटेक्टर, टू 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 की आवाज़ करता है। अच्छा। तो हमें मज़ा आता है, हमने ठीक है चलो, हाँ सही है। अच्छा। याद आता है छत्तीस सिंहपुरा का बदला। तो वो फिर उसके बाद आप घायल हो गए थे उसमें? उसके बाद घायल हो गए थे। घायल का भी ना, क्योंकि बॉडी गर्म थी तो दर्द तो हो रहा था, पर पता ही नहीं चला। हाँ। फिर वो जब वहाँ से 8 किलोमीटर चल के एक इंटरिम हेडक्वार्टर में कहीं हम पहुँचे, वहाँ पे जब हमने अपनी ये ट्राउज़र कॉम्बैट उतारी, तब देखा अंदर खून ही खून था। तो फिर उसके बाद कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, ये हो जाती हैं। और ये आपकी किस्मत नहीं है, मेरी किस्मत है कि मेरी बॉडी पे 2 लोहे के टुकड़े हैं। उसके बाद ऑपरेशन कोंग वतन के बारे में बताइए ना, ये भी एक बहुत सफल अभियान रहा आपका। अच्छा, ऑपरेशन कोंग वतन हमने जो आपको बताया था कि 7 टेररिस्ट जो मारे गए, वो ऑपरेशन कोंग वतन था, अच्छा। जिसमें कि हमको कीर्ति चक्र मिला था। कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र? शौर्य चक्र 2001 में हम माउंट एवरेस्ट मौका मिला हमको, एक बड़ा सिलेक्शन प्रोसेस चली, उसके बाद में टीम सेलेक्ट हुई। तो वहाँ पे एवरेस्ट में एक रेस्क्यू ऑपरेशन था किसी फॉरेनर का, जिसको कि इंडियन आर्मी ने करा था। तो ये इंडियन आर्मी का पहला एक्सपीडिशन था जो गया था माउंट एवरेस्ट। उस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो चैलेंजेस थे और जिस प्रकार की कंडीशन थी, वो उसकी वजह से हमको शौर्य चक्र मिला था। तो वो जो पूरा आपका 25-26 साल का तकरीबन आपका सफ़रनामा था, तो कितने ऑपरेशन तकरीबन किए होंगे आपने? ऑपरेशन तो काफ़ी करे हैं, जिसमें पर्सनली मैं बोलूँ कि हम इन्वॉल्व रहे हैं, वही स्मॉल टीम ऑपरेशन। तो हमने कोई मतलब टोटल, ये तो वो वाली फिगर है जो याद रहती हैं, हमने 23 आतंकवादी मारे हैं टोटल। ये चाहे वो उड़ी का इलाका हो, चाहे पीर पंजाल के रजौरी पुंछ का साइड हो, या पीर पंजाल के पुलवामा का साइड हो, चाहे वो त्राल का इलाका हो, और इस प्रकार की जो जगह रही है। अभी आपने देखा होगा ना, जम्मू में फिर से आतंकवादी गतिविधियां बहुत बढ़ गई, हमारे कई सैनिक शहीद हुए। तो एक आम आदमी होने के नाते हम सबको ये लगता है कि
हम ऐसा कुछ कुछ चक्रव्यूह ऐसा क्यों नहीं बनाते, ये एंटर ही ना कर पाए? वहाँ की परिस्थितियाँ क्या रहती हैं? मतलब आप बेहतर बता सकते हैं, आपने वहाँ ऑपरेशन किए, क्या दिक्कतें हैं वहाँ पर? देखो, एनिमी तो दिखता है सामने, जिसे हम दुश्मन बोलते हैं, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारे देश के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी नफरी ज़्यादा है, जो कि एनिमी की हमारे देश में जो एक्टिविटी है उसको सपोर्ट करते हैं। जैसे आईएसआई है, आईएसआई के जो क्लोज नेटवर्क हैं उसमें उसे बोलते हैं मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म ऑपरेटिव्स, मीडियम टर्म ऑपरेटिव, लॉन्ग टर्म ऑपरेटिव। अब जो शॉर्ट टर्म ऑपरेटिव है उसका तो पता चलता है कि ठीक है ये क्रॉस करके आया, इसने ये दिख गया। एक लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म का भी पता होता है, ठीक है ये ना कहीं बैठा हुआ है। लॉन्ग टर्म का तो बहुत ही मुश्किल होता है। वो वो पहले से ही देहरादून में वहाँ, हो सकता है, वो देहरादून में हो सकता है वो लॉन्ग साइलेंट टर्म पड़ा हुआ, प्लानिंग है उनकी। वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, उसका कहीं कनेक्ट भी नहीं होता किसी से। शॉर्ट टर्म होगा, वो अजय कोठियाल से कनेक्ट होगा, अजय कोठियाल आगे उससे कुछ करवा रहा होगा, वो पकड़ा जाएगा, अजय कोठियाल ही पकड़ा जाएगा। लॉन्ग टर्म का कोई कनेक्ट नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे करके हमारी जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं, हमारी जो ग्राउंड पे जो ये जो एग्जीक्यूटिंग फोर्सेज हैं, अब धीरे धीरे करके ना मतलब काफ़ी समय से एक्सपीरियंस लेकर के इनको इफेक्टिव बनाने का भी तरीका बनाती जा रही हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे हो रहा है, इसमें ये नीचे का इलाका है रादर, जहाँ पे जम्मू और उसके आसपास के एरिया में, तो मतलब ऐसा नहीं है पहले यहाँ पे नहीं हुआ है, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि कश्मीर घाटी और रजौरी सेक्टर जो ऊपर का इलाका है, इसमें पुंछ आ जाता है, और जिसमें कि इनके साथ जो हमारी बाउंड्री लगती है, मतलब जो पीओके के साथ में, वहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट है, वहाँ पे एक तो डिप्लॉयमेंट है, डिप्लॉयमेंट के आगे फेंस भी लग रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कोई ऐसा पैटर्न यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि कुछ लोकल्स इस टाइम पे इन्वॉल्व हो रखे हैं। हाँ, इन्वॉल्व हो रखे हैं, और क्योंकि लोकल सपोर्ट के बगैर तो हो नहीं सकता, तो उसी पे अभी वो प्रोसेस भी चल रही है। जो आर्मी के जो पैटर्न है ऑपरेशन के, उन ऑपरेशन के पैटर्न को ज़रूर आर्मी तो रेगुलरली असेस करती रहती है। आज जो यहाँ पे कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, ऑब्वियसली कैजुअलिटी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये भी कोई डाउट नहीं है कि कहीं ना कहीं जब इस तरीके से दुश्मन करने की कोशिश कर रहा है, तो सेना में जो जाएगा हमारा जो भी भाई, उसे कहीं ना कहीं तो देश के लिए शायद शहीद भी होना पड़ेगा। ये ज़रूर है कि क्योंकि ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही है, तो आर्मी अपना इंट्रोस्पेक्शन कर रही है। वो इंट्रोस्पेक्शन कहीं डिस्कस नहीं होने चाहिए, लेकिन ब्रॉडली ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि ऑपरेशन के पैटर्न और कौन क्या ये अपनी स्ट्रेटजीज़ में चेंज लेकर के आ रहे हैं, उसके ऊपर सीरियस एक्टिविटी चल रही है। मेरे को लगता है कि कभी हम भी वहाँ पे जाएंगे ना, तो हम अपने पुराने एक्सपीरियंस से ज़रूर एक आइडिया शेयर कर सकते हैं। लेकिन हम जो आइडिया शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमने इंडियन आर्मी से ही सीखा है, तो हम इंडियन आर्मी को क्या शेयर करें? इंडियन आर्मी तो खुद ही इसका सबसे बड़ा समुंदर है इस नॉलेज का। तो वो प्रोसेस चल रही है। हमें ज़रूर शहीद को श्रद्धांजलि देनी चाहिए, शहीद के लिए दुख नमन करना चाहिए, और हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये हो सकता है कि उसका जो परिवार है ना, उसको हम ज़रूर कहीं ना कहीं अपने लेवल पे और हर जगह उसको रिस्पेक्ट दें और उसको अपने उसमें शामिल करें। बाकी इंडियन आर्मी तो अपने आप ही ज़रूर करेगी आगे अच्छे तरीके से। इसके बाद निम में आप आए ना, प्रधानाचार्य बने, तो ये वो अनुभव था जो करगिल के दौरान आपको वहाँ इंस्ट्रक्टर था, वो अनुभव आपके पास था? निम में जब पोस्टिंग आते हैं तो इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है आर्मी से। तो इसमें बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है और यूथ को आप ट्रेन कर रहे हो, बच्चों को ट्रेन कर रहे हो अपने देश के, खाली माउंटेनियरिंग के लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कैरेक्टर बिल्डिंग है, टीम स्पिरिट उनके अंदर इम्बाइब कैसे करी जाए, कैसे डिसीजन मेकिंग एक्सट्रीम कंडीशंस में वो उसमें वो फिटनेस लेके आए, कैसे वो नेचर को रिस्पेक्ट कर सके, कैसे फ्लोरा एंड फोना की अंडरस्टैंडिंग हो सके, ये सब चीज़ें जो हैं। और यही सब वो हैं जो एक कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव एक पैकेज ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाती हैं। तो क्योंकि हमारा ये साथ ये बैकग्राउंड रहा है, माउंटेनियरिंग इंस्ट्रक्टर रहे हैं हम, सियाचिन ग्लेशियर में हम इंस्ट्रक्टर रहे हैं। हमने बल्कि जो सबसे एक एक ऑर्गेनाइजेशन खोली गई इंडियन आर्मी ने, उसको बोलते हैं इंडियन आर्मी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। वो बेसिकली सियाचिन ग्लेशियर में कैसे माउंटेन एक्टिविटीज़ करके और दुश्मन की टेरिटरी के ऊपर नज़र रखी जाए, उस तरीके की किसी पर्पज़ से खोली गई थी। तो उसको भी रेज़ करने का सबसे पहले मेरे को ही मौका मिला, मैं उसका पहला प्रिंसिपल था। फिर ऐसी जगहों पे हम क्योंकि इंस्ट्रक्टर है, तो इसलिए एनआईएम में पोस्टिंग आए।
वॉलंटियर भी थे। अपनी जो हमारी सर्विस है उसमें हमने सब जगह, ज़्यादातर J&K में करी है। पहली बार हमको अपनी पलटन 4 गढ़वाल राइफल कमांड करने के बाद मौका मिला उत्तराखंड में आने का, तो हमें लगा कि हमें ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए। बस ये है कि निम में आने के बाद एक सडनली हमारा चेंज ओवर हो गया। अच्छा। मतलब मैं बोलूँगा, मैं आया था अप्रैल 2013 में यहाँ पे पोस्टिंग। डिज़ास्टर आने तो नहीं चाहिए पर आप उन्हें कंट्रोल भी नहीं कर सकते हो। और अप्रैल में मैं पोस्टिंग आया और जून में सबसे बड़ा फेमस डिज़ास्टर केदारनाथ डिज़ास्टर, हिमालयन जो सुनामी बोलते हैं, बहुत सारे नाम उसके, वो डिज़ास्टर आ गया। क्योंकि डिज़ास्टर, रेस्क्यू ऑपरेशंस और कोई ऐसे ही सडन डिसीजन, सडन कोई आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के साथ में आप कोई सडन कोई इवैक्यूएशन प्लान बना सको, वो हमारी एक्सपर्टीज़, हमारा बैकग्राउंड रहा है। तो केदारनाथ पुनर्निर्माण, ऐसी चीज़ें करने की वजह से सरकार ने हमको तो आगे आप लेके इवैक्यूएशन में इन्वॉल्व थे? शुरू में 2 जगह पहले तो खबर आई कि गंगोत्री घाटी में आ रखा है डिज़ास्टर। अच्छा। क्योंकि गंगोत्री वैली जो है ना, उसमें गाड़ियों का मूवमेंट पूरे गंगोत्री मंदिर तक होता है, तो बहुत सारे लोग फंसे हुए थे बीच में, कोई 6,500। तब हम NIM के प्रिंसिपल थे और हमारा एक कोर्स चल रहा था, गर्ल्स का कोर्स, जिसमें कोई 150 लड़कियां थी। तो NIM का जो ट्रेनिंग एरिया है वो NIM से 3 दिन का पैदल रास्ता है, डोकरानी बामक, डोकरानी ग्लेशियर, वहाँ पे हम लोग उस दिन नीचे उतर रहे थे। यह है 14 जून की बात। तो 14 जून को ना बहुत तगड़ी बारिश हो रही थी और जब इस कोर्स को लेके हम नीचे उतर रहे थे तो दूसरे दिन हमें पहुंचना था रोड हेड पे, जहाँ की गाड़ियाँ आनी थी हमारे लिए। अब खबर ये आ रही थी कि गाड़ियाँ ना आ नहीं पा रही हैं, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, उसमें कहीं पत्थर गिर रहे हैं। ठीक है, हमें भी था कि ओके, ये मतलब ये ना यही तो ट्रेनिंग है हमारी, तो हम इनको लेके नीचे उतर रहे थे। लेकिन उसमें हमने जो 2-3 चीज़ें अजीब सी देखी, वो थी कि रात को एक कोई सडनली ना एक नाला पहाड़ से आना शुरू हो गया, मान लो। तो वैसे तो नाले आते रहते हैं, नालों में आवाज़ें भी आती हैं, लेकिन इस टाइम पे क्या हो रहा था, नालों में जो आवाज़ें आ रही थी, रात के टाइम पे जैसे आप 2 पत्थर उठाओ और मारो तो चिंगारी निकलती है ना, तो उस पानी के बीच में से हमें चिंगारियाँ दिख रही थी। मतलब उस वेलोसिटी से पत्थर आ रहे थे साथ में, तो हमें ज़रूर समझ में आ गया कि ये थोड़ा सा ना अलग है। जब नीचे आए तो सडनली देखा तो वो तो गंगा नदी, तो उसका तो पानी सडनली बहुत ज़्यादा रेज हो रहा था। ब्रिज हमने क्रॉस करा, क्योंकि सब ट्रेन थे और ये हमारे यहाँ ट्रेनिंग ही यही है, तो हम रोड में चलने की जगह हम दूसरे पहाड़ में सबसे ऊपर लड़कियों को लेकर के पहुंच गए, पूरी NIM के इंस्ट्रक्टर्स सारे के ये सारे। कौन सी तारीख होगी? ये होगी 16 14 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 15 तारीख। 14-15 को। तो सबसे मतलब ये एक टीचिंग है कि जब कहीं ऐसे वाले डिजास्टर की चांसेस आ रहे हैं तो आप सबसे ऊपर हाइट गेन करो, क्योंकि ऊपर से ना आपके पास पत्थर गिरेगा और आपके कम से कम एक क्लैरिटी होगी कि ओके आगे क्या हो रहा है सामने। उस हाइट पे हम जो 8 घंटे का रास्ता था वो हमने 2 दिन में तय करा। लेकिन जब ऊपर से हम चलते हुए आए उत्तरकाशी तक, नेताला तक, तो हमें ना ऊपर से दिखा कि नदी किस तरीके से सडनली बढ़ी है 16 तारीख को, किस तरीके से उसने सड़कें बीच बीच में काटी हैं, कौन कौन से इलाके हैं जहाँ जहाँ पे कि ये 90 किलोमीटर का इलाके की बात कर रहा हूँ, जिसमें कि लोग स्ट्रैंडेड हो रखे हैं, कहाँ पे कि गांव के रोड्स कट ऑफ हो गए। तो जैसे ही हम NIM पहुँचे, इमीडिएटली हमने देख रखा था, हमने फिर प्लान बनाया कि इनको इवैक्यूएट करते हैं लोगों को। उसके बाद हमने गवर्नमेंट से बात करी। तो कम्युनिकेशन हो रहा था रेडियो सेट पे। फिर उसके बाद में हमने नीचे आए और अपनी टीम बट बनाई। गवर्नमेंट को तो इसका आकलन नहीं था, अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा नुकसान हुआ ना। ये सब दिल्ली, मुझे याद है, ये किसी लोग को दिल्ली नहीं में था। थे। केदारनाथ की तो अभी जानकारी ही नहीं थी, बिल्कुल, उसका तो कुछ पता ही नहीं था, वो तो क्योंकि सब पता ही लोग नहीं था दिल्ली कि में वो हो आए थे। रखा है। हाँ। तो वही मैं कह रहा हूँ कि तब ना गंगोत्री का था, तो हम गंगोत्री में इन्वॉल्व हुए। वहाँ पे हमने डिटैचमेंट्स बनाए कोई 15-15 लोगों के, जिसमें कि एक इंस्ट्रक्टर, हमारे मोटिवेटेड जो वॉलंटियर स्टूडेंट्स थे, एक नर्सिंग असिस्टेंट, उनको राशन पानी दिया गया, कम्युनिकेशन सेटअप दिया गया, टेंटेस दिया गया, रोप्स दी गई और 8-10 पोर्टर्स लगाए। और ऐसे पूरे 90 किलोमीटर में हमने कोई 12-13 जगह उनको डिप्लॉय करा। तो उनका काम था जो फंसा हुआ है उसे उठाओ और ऊपर लेकर के और क्रॉस करके, जहाँ पे भी बीच में वो टूट रखी है सड़क, उसे क्रॉस करो। तो ये उठाओ क्रॉस करो, उठाओ क्रॉस करो, ये कार्रवाई हमने कोई 8-9 दिन करी और उसमें कोई 6,500 जो यात्री फंसे हुए थे उनको क्रॉस कराया। तो निम ने उस समय 6,500 लोगों को रेस्क्यू किया था। 6,500 लोगों को रेस्क्यू करा। और उसके बाद फिर सडनली पता चला कि केदारनाथ केदारनाथ में तब
आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब इन्वॉल्व हो सब गए इन्वॉल्व हो गए थे। एनडीआरएफ तो उस टाइम पे एनडीआरएफ वाले जब इन्वॉल्व हो गए थे तो तब आर्मी इधर भी आई थी अपना उत्तरकाशी में। लेकिन जब उन्हें पता चला कि यहाँ पे हम खुद ही हैं तो उन्होंने इस वाले ऑपरेशन को हमारे ऊपर ही छोड़ दिया था और फोकस केदारनाथ पे करा था। लेकिन केदारनाथ में जब ये ख़त्म हो गया हमारा और केदारनाथ में रेस्क्यू पूरा ख़त्म हो गया था, तब सडनली हमको एक बार कॉल आई थी स्टेट गवर्नमेंट से कि केदारनाथ का ऊपर जो मेन मंदिर है, जो प्रांगण है, वहाँ पे कोई 100 लोग हैं प्रशासन के, पुलिस के, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के। उनके लिए हेलीकॉप्टर से मेंटेन हो रहा था राशन पानी, पानी भी यहाँ तक। और मौसम ख़राब हो गया और 8 दिन हो गए मौसम ख़राब हुए हुए, तो राशन पानी नहीं जा पा रहा है। तो आप क्या इसमें बोलते हैं? मैंने कहा ऑल्टरनेट एक रास्ता देखने की ज़रूरत है, उस रास्ते से जाओ और जा कर के कोशिश करो। तो 2 टीमें फिर तैयार करी गई थी, एक एनआईएम की और एक आर्मी की। तो आर्मी की टीम जा रही थी केदारनाथ वेस्ट साइड से, मतलब सोनप्रयाग से चढ़ कर के, और अगर सामने हम बोलते हैं केदारनाथ तो बाएं तरफ, जिसमें कि गौरीकुंड के ऊपर वो जगहों के नाम हैं, गोमकारा और ये सारे भेड़ बकरी वाले चलते थे उस पर। दूसरी टीम हम लेकर के गए थे जो कालीमठ घाटी से, जिसमें आखिरी गांव था चौमासी, वहाँ से खाम बुग्याल, फिर वहाँ से क्रॉस करके आगे जाना। तो वो हमारा केदारनाथ पहली बार मूवमेंट हुआ था। तीसरे दिन ऐसे जा कर के हम ऊपर पहुँचे थे। वहाँ पे जा कर के तब तक मौसम साफ़ हो गया था, तो सारे लोग इवैक्यूएट हो चुके थे। तब हमको एक ये लगा कि ठीक है, अगर यहाँ तक पहुँच गए तो चलो पैदल रास्ते से ही नीचे आते हैं। तो हम जिस रास्ते से भी, क्योंकि रास्ते तो टूट रखे थे, तो जिस रास्ते से हम नीचे आए, हमारे दिमाग में था कि अगर केदारनाथ का कोई रास्ता बन सकता है तो ये रास्ता होगा। वो था बिल्कुल रास्ते के नदी के ऑपोजिट। और बाद में 2014 में जब हमको बोला गया, तो क्योंकि खाका हमारे दिमाग में था ये रास्ता है, तब फिर हमने केदारनाथ का पुनर्निर्माण की प्रोसेस शुरू करी थी। बट मैंने कई बार सुना है कि पुनर्निर्माण बहुत मुश्किल था क्योंकि वहाँ बॉडीज डिब्रीज अभी भी पड़ी हुई थी, वहाँ लोग रहने को तैयार नहीं होते थे। बिल्कुल, मतलब कोई जाने को ही तैयार नहीं था। तो ये तो बल्कि क्या हुआ कि यहाँ पे एक मीटिंग हुई, यहाँ पे उत्तराखंड शासन में। तो मैं किसी पे कोई मतलब एक्सपर्शन कोई वो नहीं कर रहा हूँ कि किसने क्या करा है। आप जो वस्तु स्थिति है वो बता रहे हाँ, हैं। वो बता रहा हूँ। और क्योंकि कंडीशन भी ख़राब थी, तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स तो मेरे ख्याल से नहीं कर पाते उस कंडीशन में, तो वो रिलक्टेंट थे। तो उनका ये था कि ठीक है, आप ना थोड़ा यात्रा को 4-5 साल रोकिए। ठीक है, जो केदारनाथ की जो डोली का मूवमेंट होता है, खाली उसी पे फोकस रखिए और उसको हेलीकॉप्टर से या किसी तरीके से कर लीजिए। तो हमको अचानक कॉल आई, मारतोलिया जी, गणेश मारतोलिया सर, उनकी कॉल आई, कर्नल साहब कहाँ हो? मैंने कहा सर यहाँ उत्तरकाशी में। कहते हैं क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर कुछ नहीं, बस अभी तो कोर्स की वो चल रही है। कहते हैं नीचे आओगे? हमने कहा क्या है? कहते हैं कुछ केदारनाथ से बात होनी है। तो हमको तो सुन के ही बड़ा अच्छा लगा। और जब से हम केदारनाथ से आए थे वो अल्टरनेट रूट देख के, तो हमने ऐसे ही अपनी टीम के साथ में एक प्लान बनाते रहते थे, सैंड मॉडल बना रखे थे हमने कि कैसे केदारनाथ का रिकंस्ट्रक्शन, रूट ओपनिंग होनी चाहिए, कैसे यात्रा चलनी चाहिए, वो सारी चीज़ें। जब ये आया तो हम पहुँचे वहाँ पे, यहाँ प्रशासन में। तो साइड उसमें एक साइड में अपने जैसे इंजीनियर्स और ये डिपार्टमेंट बैठा हुआ था, एक साइड में गवर्नेंस के बैठे थे, ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस। तो हम भी बैठ गए सबसे आखिरी में। तब उस टाइम पे ये बात हुई कि क्या करना चाहिए। तो हमसे पूछा गया क्या करना चाहिए। हमने कहा ये तो अगर आप हमसे पूछ रहे हो तो हमें तो मज़ा आ गया है सुन करके। हमें एक हेलीकॉप्टर की रैकी चाहिए, हम जा कर के एक बार देखेंगे और आपको प्लान देते हैं, यात्रा तो हम शुरू करा देंगे। ये बात है 26 फरवरी 2014 की, जो कि हमारा जन्मदिन भी था। 27 को हमको बोला कि आप जाइए। 27 को हम गए, 28 को हम वहाँ से हेलीकॉप्टर से रैकी के लिए ऊपर गए। पर जब रैकी कर रहे थे तो हमें लगा कि ऊपर से क्या रैकी करनी है, चलो यहीं उतर जाते हैं। तो तब हमने हेलीकॉप्टर नीचे उतरा और दोबारा फिर वो सेट पे वो करा कि हमें ना इस हेलीकॉप्टर की 5 सॉटी चाहिए। तब हम हेलीकॉप्टर से दोबारा गए, 2-2 करके कोई 8 फीट पे हेलीकॉप्टर होवर करता रहा। बर्फ़ थी काफ़ी, लैंड नहीं कर सकता था। हमारे जो बंदे थे वो कूदते गए, 10 लोगों की टीम ऊपर पहुंच गई। 8वां बंदा मैं था। उसके बाद में एक दिन हम ऊपर रहे, आइडिया लगाया, फिर हमने कोशिश करी नीचे आने की। जब नीचे आए तो समझ में आ गया अगर 10 फीट बर्फ़ में हम नीचे आ सकते हैं तो यात्रियों को तो 100% हम लेके जा सकते हैं। फिर शुरू हुआ वो ये केदारनाथ पुनर्निर्माण, और क्योंकि फ़ौजी थे तो हमने उसका नाम रखा ऑपरेशन केदार।
अब उसमें शुरू में हुआ, जैसे आप कह रहे हैं कि कंडीशन ख़राब थी, और उस कंडीशन का क्योंकि हम पहले से ही तैयारी करके बैठे हुए थे, तो पहले तीसरे या चौथे दिन की बात होगी, उनको ना एक हमारी टीम को, जैसे काम कर रहे हैं अब, कोई 800-900 लेबर में लेके गया था। अच्छा। मतलब जो हमारे एनआईएम में जो लेबर करते थे, जो स्ट्रॉन्ग हमने छांटे हुए थे 3-4 दिन में, उनके ऊपर फिर हमने वो बनाया कि रिटायर्ड फौजी वो उसके ऊपर इम्पोज होंगे। कम्युनिकेशन का सेटअप बनाया, जैसे फ़ौज के सियाचिन में ऑपरेशन चलते हैं वही हमने यहाँ पे तैयारी करी। तीसरे दिन ये लोग एक छोटे बच्चे की खोपड़ी लेकर के आए जो इनको मिली होगी, और सब ने मिलकर के प्लान बनाया कि जिस छोटे से टेंट में मैं रहता था तो उसमें एक छोटा सा तकिया था, मैट्रेस होती थी, एक स्लीपिंग बैग होता था। तो सब खड़े हुए वहाँ पे कि सर ये खोपड़ी है छोटे बच्चे की, इस खोपड़ी को हमने आपके तकिए के बगल में रखना है। तो मैं तो सुनकर के समझ में आ गया कि ये कोई अच्छी वाली बात कुछ मकसद से कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में उन्होंने वहाँ रखी और सब ने मिल के कसम खाई, ऐसी कोशिश करेंगे केदारनाथ बनाने की कि ये जो आपदा आई थी 2013 में, इससे 10 गुना भी मुश्किल आ जाए, हमारे पुनर्निर्माण के बाद में दोबारा कभी कोई नहीं मरेगा, कभी कोई छोटे बच्चे की खोपड़ी नहीं दिखेगी। उस सोच के साथ में केदारनाथ पुनर्निर्माण की कार्रवाई शुरू हुई। बीच में होती रही चीज़ें। अब मतलब इंसान है, कहीं ना कहीं चिंता भी होती है, कहीं ना कहीं घर की परेशानी होती है, कहीं माहौल ही वैसा होता है। अब रोज़ वहाँ पे वो गड़गड़ गड़गड़ करके वो नदी की आवाज़ आ रही है, रोज़ वहाँ पे तेज़ बारिश आ रही है, ऐसे लग रहा है दोबारा से हमारे ऊपर ही गिर रही है बिजली। तो उसमें होता है कि जैसे क्या होना शुरू हुआ कि टेंट में रहते थे लड़के, एक टेंट में 10, 9, 10, 11, 12। तो कोई रात को किसी को लू आई तो बाहर निकला। अब वो बाहर आया तो अंधेरे में एक जगह खड़ा हो गया। अब वो देखता है एक सामने एक झाड़ी है, बारिश हो रही है, हवा भी वैसी हो रही है, बिजली भी गड़क रही है, वो बादल के बीच से ना कभी वो चांद दिख रहा है, कभी रोशनी आ रही, तो माहौल भी एडवर्स है। वो चिंतित भी है। सुबह भी उसने कोई बॉडी भी कहीं देखी थी, तो उसका ना वो जो झाड़ी है, थोड़ी देर तो झाड़ी दिखती है, फिर उसके बाद वो झाड़ी का एक शेप बनना शुरू होता है, फिर वो एक आदमी का आकार लेना शुरू कर देता है, फिर वो खोपड़ी बनती है पूरी, फिर वो आकार जो है वो ऐसे करके हवा में उड़ता है, ऐसे लगना शुरू होता है, हेलुसिनेशन। और फिर ऐसे लगता है ये उड़ करके ना मेरी तरफ आ रहा है। तो आदमी क्या करता है, वो छोड़ छोड़ के सब कुछ भागता है, और टेंट में सब लोग सो रखे, उन्हीं के बीच में स्लीपिंग बैग में घुसा, सर ओढ़ा और चिंता कर रहा है कि ये बाहर मेरा वेट कर रहा है, बाहर निकलूँगा तो ले जाएगा। अगले दिन सुबह उठेगा, वो जो 4-5 दिन उसने मेहनत वाला काम करा है, अच्छी उसको जो पैसे मिल रहे हैं, सब छोड़ करके ना बगैर पैसे के भाग जाएगा। एक भागा, 2 भागा, 3 भागे। अब वो प्रोसेस ये शुरू हो गई कि ये तो भूतों की घाटी है। तो फिर हमने अपनी टीम बुलाई, मैंने कहा यार ये क्या कहानी है, अब नहीं हो गई ये तो शुरू। आए 1-2 घंटे के बाद, सर एक काम करते हैं। तो प्लान ये बना, एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन करा जाएगा। अच्छा। फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जैसे थीम होती है, तिलू रौतेली बनेगा या कुछ बनेगा, ऐसे होता है ना, चंद्र सिंह गढ़वाली बनेगा। तो यहाँ फैंसी ड्रेस कंपटीशन में थीम बनी कि क्योंकि हम केदारनाथ घाटी में काम कर रहे हैं, तो भोले की शादी। और भोले की शादी में तो सारे के सारे भूत थे, और वो भूत भी नॉर्मल नहीं थे। भूतों ने भी तो कोशिश करी होगी मेरा नंबर लग जाए शादी में। तो सबसे बड़े भूत ने बोला होगा, अच्छा तुम बताओ तुम में से खतरनाक कौन कौन है, उसी का नंबर पड़ेगा, जूनियर भूतों को आउट। तो मतलब ऐसे कुछ बना होगा। तो सबसे खतरनाक भूत, तो भोले की शादी में 3 टीमें बनी गई, नेपाल के गोरखे, हिमाचल के गोरखे, और उत्तराखंड के गढ़वाली कुमाऊनी। और वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी हुआ कैसे, एक अंधेरे में एक बड़ी चट्टान थी, उस चट्टान पे ऊपर 4 मिनट का आपने रोल प्ले करना था, बाकी सब पत्थरों में बैठे हुए 50-60 गज पे सारे। अंधेरा भी शुरू हो रहा, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। तो पहली टीम आई, बड़े तगड़े भूत टाइप बन रखे थे, वो निकल गई। फिर दूसरी टीम आई, फिर तीसरी आई, तो जजेस भी बैठे हुए थे, ऑर्गेनाइज था पूरा। अच्छा। हाँ, मतलब ये भी था कि ज्यूरी कहीं गलती होगी तो कैसे अपील कर सकते हो। तो पहला इनाम था, पहली टीम को मिला इनाम 10,000 रुपये। अच्छा। सेकेंड टीम जो आई उसको मिला 9,999 रुपये। थर्ड टीम को मिला 9,998 रुपये, और कंपटीशन खत्म हो गया। हल्ला उल्ला, पहली टीम जीतो, आयो, पायो, वो सब हुआ। लेकिन अगले दिन से कोई भागना ही नहीं, भागना बंद हो गए सारे। अब उन्होंने भूत देखे, वाला डर समाप्त हो उन्होंने देखे खतरनाक ये बने हुए, तो उनको ना एक्चुअल भूत भी दिखा होगा, तो कह रहे होंगे अबे यार तू क्या कर रहा है यहाँ पे, भूत तो वो थे, तू तो भाग चल यहाँ से, केदार घाटी से हट, यहाँ तो हम लोग आ रखे हैं। और वो कार्रवाई चलती गई। तो ऐसे वाले अच्छे इवेंट्स, अच्छे इंसिडेंट्स पॉजिटिव होते गए, और
कितना समय लगा आपको टोटल? हमने 1 मार्च से शुरू करा था, 2 मार्च से शुरू करा था। 4 मई को कपाट खुलने थे, 4 मई को रास्ता बन गया था डोली के मूवमेंट के लिए और कोई 100-150 लोगों के ऊपर जाने के लिए। एक ब्रिज की ज़रूरत थी ऊपर, जो कि हमने 2.5 दिन में बनाया था, एक बेली ब्रिज पूरा, मतलब ऐसे ही, वो भी इसी उसमें ऐसे ही चला था कि ब्रिज बनाना है, चलो इधर कूद उधर कूद। हमारे साथ उत्तराखंड पुलिस की बड़ी स्ट्रांग टीम थी, जो कि एसडीआरएफ का जो बेस है वो टीम हमारे साथ में थी। आज जो एसडीआरएफ है उसकी जो ओरिजिनल बेस है, अच्छा। वो टीम, उसके 50-60 लड़के मारुतिले सर ने हमारे साथ दे रखे थे। तो ये हमारे साथ ही सब, मतलब एक एंजॉय करके और ऐसे डिफिकल्टीज तो को देखते आपने जा रहे पूरा थे। अपना बेस वहीं बना लिया था? हम 2 साल केदारनाथ घाटी में रहे हैं, मतलब ऊपर टेंट में। 2 साल? धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ते गए, प्रमोशन होता है ना, 10वीं क्लास 11वीं क्लास। तो पहले सोनप्रयाग में से थोड़ा ऊपर थे, गौरीकुंड के पास, फिर उसके बाद में छानी कैंप पहुंच गए, फिर उसके बाद में ऊपर लिंचोली पहुंच गए, फिर उसके बाद केदारनाथ पहुंच गए। और तो ये, ऐसा वाला एक अच्छा चला है वहाँ पे। लेकिन आपने एक बहुत अभूतपूर्व काम किया, मतलब वो मुझे लगता है कि उत्तराखंड के इतिहास का सबसे मुश्किल समय रहा होगा। आज मैं देखता हूँ घोड़े खच्चर वाले, तो मेरे को याद है कि घोड़े खच्चर तो ऊपर जाने का चांस ही नहीं था। तो क्या होता था, हम सोचते थे कि घोड़े खच्चर, क्योंकि घोड़ा तो ज़्यादा उठा सकता है, तो लोग मोटिवेट करो आएंगे ऊपर, तो आने को कोई तैयार नहीं होता था। तो एक हमारे साथ है धर्मेश नौटियाल, वहीं केदार घाटी का, उसकी जो चाची है वो थी गौरीकुंड की। तो हमने धर्मेश की चाची को बोला, मैंने, चाची क्या है ये सारे डर रहे हैं? तो चाची ने वो, मतलब गाली गुली दे करके ना, देवी देवी को भेजा कि देवी तू जा अपने खच्चर लेकर के। अब देवी भी कहाँ खच्चर, वो पता नहीं मर जाएंगे क्या होंगे। एक दिन चला देवी खच्चरों को लेके, दूसरे दिन चला, तीसरे दिन हमने कहा थोड़ा और ऊपर चढ़, और वो इत्तेफाक था कि वो खच्चर जैसे ही ऊपर चढ़ा और ऊपर से ना कोई 50 फीट गिरा, और गिरते ही टोटली, मतलब ख़त्म, मतलब पूरा बॉडी जो है पूरी ज़मीन पे आ गई वैसे। अब वो एक डिसीज़न था उस टाइम पे। अचानक हमारे पास आया कि सर वो देवी का खच्चर गिर गया। मैंने, देवी कहाँ है? कहते हैं वहाँ बैठा हुआ है सर पकड़ के। गए हम भाग करके, हमने सीधा देवी को बोला, देवी खड़े हो, ये खच्चर जो है ये बाबा के लिए, यात्रियों के लिए रास्ता बनाने के लिए अपनी जिम्मेवारी निभा रहा था। सारी दुनिया आस्था के लिए इंतज़ार कर रही है, इसने इसने अपनी कुर्बानी दी है, चलो। और सारी टीम इकट्ठी हो गई, फटाफट गड्ढे खोदे गए, खच्चर को प्रॉपर सैल्यूटेशन हुआ, खूब नमक वगैरह डाल के रिस्पेक्ट के साथ में। और देवी को 3 लाख रुपए दिए गए कि तू कल सुबह जाएगा यहाँ से, परसों तक वापस आएगा 2 और खच्चर लेकर के। अब वो देवी को कॉन्फिडेंस आया, फिर वो देवी की तरह और 20 देवी आ गए, और केदारनाथ पुनर्निर्माण और तेज शुरू हो गया। वो जो 3 लाख थे, 1 साल के बाद देवी ने वो पैसे भी वापस कर दिए। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आते थे? एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आने शुरू हो गए। डॉक्टर राघव लांगर एक एग्जाम्पल है, वहाँ पे डीएम था उस टाइम पे। हेलीकॉप्टर से भी आ सकता था, क्योंकि अब हमने हेलीपैड वगैरह तैयार कर दिए थे। पैदल चलूँगा कि पैदल चलूँगा, तो सर आपकी टीम के साथ मेरे को ही मज़ा आ रहा है, और हमारी टीम को ही मज़ा आता था कि डीएम साहब साथ में चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़े अच्छे तरीके से वो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बनता गया। शुरू में था कि पीडब्ल्यूडी भी थोड़ा कुछ और सोचती थी कि अरे कहाँ घुस रहे हैं ये लोग, पुलिस डिपार्टमेंट भी ये सोचता था, एडमिनिस्ट्रेशन भी ये सोचता था। फिर सारे के सारे कुछ टाइम के बाद में ना ऐसे इकट्ठे हो गए, वो ग्रुपिंग हो गई, जो मैं कह रहा था कि आपकी बहन की शादी होगी तो मैं जाऊँगा, और वो वाला सिस्टम बन गया। फिर यूथ फाउंडेशन कहाँ से शुरू हुआ सर? यूथ फाउंडेशन में हज़ारों लोगों को बहुत एक नया रास्ता मिला, तो ये कहाँ से निकल के आया है कॉन्सेप्ट? इसके पीछे ही कहानी। हम जब एनआईएम में प्रिंसिपल आए, तो क्योंकि लोकल गढ़वाली थे, गढ़वाल राइफल से थे, तो हमसे ये उम्मीद करी गई, जैसे 2-3 लोग आए कि हमारे लड़के को भर्ती कराओ लैंसडाउन में। तो हमने उनको समझाया कि देखो, फौज ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ ये पैसे वाला जुगाड़ नहीं चलता है। अगर तुम्हारा कोई जुगाड़ है तो तुम कर लो, पैसे मैं दे दूंगा तुमको। अच्छा। तो इतना बढ़िया उसने जवाब दिया ना, बुजुर्ग आदमी, मतलब कहता है कि कर्नल साहब ये बताओ, हम पहाड़ी लोग हैं, हम आपको क्या रिश्वत की बात करने आएंगे? हम तो आपके पास उम्मीद से आए हैं कि आप यहाँ पे आ रखे हो और आप हमारे बच्चों को ट्रेन करोगे तो अपने आप भर्ती हो जाएंगे। आप हमारे बच्चों को ट्रेन करो ना, ये पैसे पूसे ही क्या बात कर रहे हो? अच्छा, मेरे को मज़ा आया, मैंने कहा क्या बात है। उसने तो मेरा गला हिला दिया अच्छे तरीके से। तो हमने 2 लड़के जो लाए थे उनको अपने साथ रखा। शादीशुदा हम है नहीं, अकेले रहते थे एनआईएम में प्रिंसिपल, तो ये लड़के भी हमारे ही घर में उछल कूद भी चल रही है, और इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई। 1 हफ्ते में इनका फिटनेस लेवल, दौड़ने का टाइम, जो बीम होती है वो बढ़ना शुरू हो गया।
तो हमें दिखा अगर ये अच्छी ट्रेनिंग हो रही है, तो हमने 32 लड़के ऐसे ही फिर सेलेक्ट करे आसपास से, उनकी ट्रेनिंग करी। जब वो भर्ती के लिए गए तो 32 में से 28 लड़के सेलेक्ट हो गए। जब ये हमें दिखा कि अरे ये तो बड़ा सिंपल सा सक्सेसफुल मॉडल है, लोग कहते हैं सरकारी नौकरी लगाओ, सरकारी नौकरी लगाओ, यहाँ तो हम तो इसकी फैक्ट्री खोल देंगे। अच्छा। तो वो फैक्ट्री खुली जिसका नाम पड़ा यूथ फाउंडेशन। अच्छा। पहले उसको हमने अपने जो हमको अवार्ड मिल रखे हैं, आपने जैसे कहा कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, इनके जो एक्स्ट्रा हमको पैसे मिलते हैं, फिर हमारी कोई घर की ऑब्लिगेशन है नहीं, तो जो हमारी तनख्वाह थी उससे, फिर अपने भाई से लिए, फिर यार दोस्तों से लिए, तो फिर वो पहले 20 लड़के थे, फिर 100 लड़के हुए, फिर 2 कैंप शुरू हो गए। फिर हमने कहा इसको एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाते हैं, तो उसका नाम पड़ गया यूथ फाउंडेशन। आज उस यूथ फाउंडेशन से कोई 15,000 लड़के, पैरामिलिट्री फोर्सेस, बेसिकली इंडियन आर्मी, 15,000। हाँ, मतलब गढ़वाल कुमाऊं में कोई 15,000 लड़के, लड़कियां भी, आर्मी, अपना पैरामिलिट्री फोर्सेस, उत्तराखंड पुलिस, और इसमें क्या बोलते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जहाँ पे भी कहीं फिटनेस का होता है ना, इसमें भर्ती हो रखे हैं। और हमारे कोई 8 कैंप धीरे धीरे करके बनने शुरू हो गए। एक उत्तरकाशी में है, एक देहरादून में, लांगा रोड में, एक श्रीनगर में है, एक अगस्त्यमुनि में है, एक कर्णप्रयाग में है, एक कोटद्वार में है, कर्णवाश्रम में, एक इधर कुमाऊं में, रामनगर में है, पीरू मदारा में। तो ये अब धीरे धीरे करके वो तो अभी कैंप चलने शुरू हो ट्रेनिंग जारी है। ट्रेनिंग हम देते हैं 3 महीने की ट्रेनिंग, जो कि जैसे फिजिकल दौड़ की जो वो टेस्ट होते हैं उसकी डेट आती है, उसे 3 महीने पहले शुरू करते हैं। जैसे अभी इस टाइम पे गढ़वाल के और कुमाऊं के कोई 8,700 लड़के सेलेक्ट हो रखे हैं। तो इनका जो अब फिजिकल है वो है जनवरी में, दिसंबर एंड और जनवरी में। तो हम सितंबर में शुरू कर देंगे। वो 3 महीने की ट्रेनिंग बेसिकली वो टोटली ओरिएंटेड उस तरफ ही है कि कैसे आर्मी के लिए आपको आपके जो टेस्ट होंगे उसको लिया जाएगा। उसके साथ में लेकिन हम ट्रेनिंग में और चीज़ें भी कराते हैं। सिक्योरिटी एजेंसी जो आज रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि फ़ौज में तो फायर फाइटिंग ड्रिल्स जो है वो रेगुलर प्रोसेस है। तो सारे जो आर्मी वाले हैं उन्होंने फायर फाइटिंग कोर्स कर रखे हैं। फायर फाइटिंग के साथ साथ ऑब्जर्वेशन के कोर्स कर रखे हैं कि अगर रास्ता है तो रास्ते में कितनी गाड़ियाँ, मंगलवार को कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, सोमवार को कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, आज लोग ज़्यादा क्यों दिख रहे हैं, वो ऑब्जर्वेशन की हम उनसे एक्टिविटी कराते हैं। और वो फिर कहीं ना कहीं हम इस जो ट्रेनिंग 3 महीने की है उसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं। 15,000 बच्चे अभी तक यूथ फाउंडेशन से आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, फॉरेस्ट, इन सब में निकल चुके हैं। मैं अभी बिल्कुल अभी मैं वही बताना चाह रहा था। कोई 1 महीने पहले मैं गया था इधर चमोली साइड में। अच्छा। तो एक बार मेरे साथ पहले भी हुआ है, इस बार भी ऐसा ही हुआ। वो एक महिला वेट कर रही है कि अच्छा वो कर्नल आ रहा है, वो वाला कर्नल जो कोई फाउंडेशन है कि जिससे मेरा अंकित नाती था वो भर्ती हुआ था। अच्छा। अंकित की कॉल आ रखी है कि दादी वो सर आ रहे हैं। तो दादी को कुछ नहीं पता ये कर्नल कुर्नल क्या होता है, वो तो ये पता है अफसर है, फौजी है, और वो कैंप है जिसमें अंकित पढ़ाई करी है। तो दादी मेरे को गले मिलती है, और वो होता है ना वो चूमती है यूं यूं करके प्यार से, भावना, फिर मेरे को हाथ यूं करके और मेरा हाथ पकड़ती हैं ऐसे करके, और मेरे हाथ में एक कागज़ दे देती हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये ना कोई जैसे होती है कि कोई नौकरी की पर्ची, तो मैं भी नहीं खोलना चाहता हूँ कि क्या जवाब दूंगा, तो मैं उसे जेब में रख लेता हूँ। जब मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो देखता हूँ उसमें तो 2,000 का नोट है। फिर मैं पूछता हूँ कि अरे यार ये दादी ने क्यों दिया। तो कहती है कि अंकित अपनी जो पहली तनख्वाह लेके आया उसने मेरे को ऐसे 3 नोट दिए। एक नोट मैंने मंदिर में चढ़ा दिया, एक नोट तेरे को दे दिया है ताकि तू मेरे अंकित की तरह एक दूसरा अंकित तैयार कर सके, और तीसरा नोट मैंने अपने पास रखा है कि मेरे वो नाती पोते हैं ना, कभी वो मजाक में करते हैं कि दादी चल मेला लग रखा है चलते हैं, चूड़ी बिंदी उनको दिला देती हूँ इससे, कि मैं तो इनके साथ जाती हूँ तो मैं वो रस होता है लंबा सा, फ़ैन बोलते हैं, हाँ। मेरे को समझा भी रही है हाँ। कि मैं चाय के साथ सुड़ुप सुड़ुप करके फ़ैन के साथ इनके साथ पीती हूँ। अच्छा। वो 2,000 उसके लिए रखे हैं मैंने। अच्छा। तो ये 15,000 लड़कों का ये इंजॉयमेंट हम ले रहे हैं। अरे वाह, बहुत बहुत बड़ी बात है कर्नल साहब। मतलब एक ऐसा दौर जब सूखे नशे की तरफ हमारा युवा बढ़ रहा है, उसको वहाँ से इस डायरेक्शन में मोड़ना, ये बहुत ही, मैं कहूँगा बिल्कुल इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। लेकिन अभी जो युवाओं को आप ट्रेन कर रहे हैं, और अभी जो नया अग्निपथ स्कीम शुरू हुई है अग्निवीर, तो इस तरफ रुझान बराबर रहता है, या आपको लगता है कि अग्निवीर या अग्निपथ स्कीम आने के बाद उनका रुझान कम हुआ है, मतलब उनको अपनी फ्यूचर सिक्योरिटी की चिंता ज़्यादा हुई है? मेरे को यही एक ना, मेरे को लगता है कि शायद ये पर्सनली मेरा भी एक ड्रॉबैक रहा है कि
मैंने क्यों इन लड़कों के साथ में इंटरेक्ट नहीं करा, शायद ये मेरा भी एक जिम्मेवारी बनता था कि मैं इनको एक्सप्लेन करूं कि एक्चुअली अग्निवीर स्कीम है क्या। मतलब आप ये देखो कि आर्मी हर देश में होती हैं, ज़रूरत है। तो इंडियन आर्मी जो है, इंडियन आर्मी का जो पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, इसका जो ओरिजिन है, वो तब शुरू हुआ जबकि यहाँ पे ब्रिटिश का रूल था। तो है तो सही गढ़वाल राइफल, है तो सही कुमाऊं रेजिमेंट, लेकिन बोलते थे रॉयल गढ़वाल राइफल, रॉयल कुमाऊं रेजिमेंट, क्योंकि रॉयल। ये थी 1947 तक। 1947 से पहले हमारी जो आर्मी की जो ट्रेनिंग है या ऑपरेशनल जो रिक्वायरमेंट है, वो इंडिया के अंदर की नहीं होती थी। हमारा कोई दुश्मन ही नहीं था, ना पाकिस्तान था, चाइना से कोई ब्रिटिश आर्मी का कुछ था नहीं। तो ये आर्मी का जो ट्रेनिंग का पैटर्न था और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट थी, वो हमारे देश के बाहर थी। वो थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देख लो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर देख लो, मेसोपोटामिया, ये न्यू शेफल, ये अपना अफ़गानिस्तान, सब जगह गढ़वाल राइफल लड़ी है सब जगह। तो ये वहाँ की तैयारियों के लिए उस पैटर्न पे ट्रेनिंग होती थी, क्योंकि आपने अक्रॉस इंटरनेशनली डिफरेंट टेरेन में, इन्वायरमेंट में ऑपरेट करना है। अब 1947 में हम आज़ाद होते हैं। जब हम आज़ाद होते हैं तो सबसे पहले तो सोच ये आई थी, जो मेरे को लगता है, जो मैंने पढ़ा है, कि हमें ना आर्मी की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। हम पीस लविंग नेशन, अपनी प्रोग्रेस और वो देखते हैं कैसे एक आदर्श देश बनेगा हमारा भारत, क्योंकि इतने टाइम तो ब्रिटिश ने हमको निचोड़ के रखा हुआ था। अब वो सडनली 1947 में ये हुआ, 48 में वो कबाइलियों का हमला हो गया J&K में। बिल्कुल। अब वो कबाइलियों का हमला हुआ तो फिर ये सोच आई कि नहीं नहीं, कुछ तो फौज रखनी है। 62 में हमको चाइना के जो भी उनके पॉलिसी थे, घटिया पॉलिसी, झूठ बोलना, धोखा देना, उसकी वजह से हमें बड़ी शिकस्त मिली, तो आर्मी तैयार हो गई। उस टाइम पे जैसे अभी अग्निवीर की स्कीम है 4 साल के लिए, ऐसी ऑफिसर्स के लिए एक स्कीम खुली थी 1962 के वॉर के बाद में। उसको बोलते हैं इमरजेंसी कमीशन। उसमें कुल 3-3.5 महीने की ट्रेनिंग दे करके और ऑफिसर्स को कमीशन करा जा रहा था, और उनको 4-5 साल आर्मी में रखा गया। उस 4-5 साल में वो रिक्वायरमेंट आई 62 के बाद में, सडनली देखा ऑफिसर्स की ना बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है, तो डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए, और उस 4-5 साल के बाद में उनको घर भेज दिया गया। प्रिविलेजेस दी गई कि आपको सिविल सर्विसेज में, आपको प्राइवेट में एक अलग वो मिलेगा, परसेंटेज मिलेगी जिसमें आप निकल सकते हो। कुछ उसमें से BSF रेज हुई तो BSF को रेज करने के लिए चले गए। तो इस प्रकार का एक पैटर्न ऑफिसर्स में चला है पहले। बल्कि यहाँ पे जो ये हैं SS पांगती सर हैं, जो यहाँ गढ़वाल कमिश्नर रह चुके हैं पहले, सीनियर, काफ़ी बड़े अच्छे नॉलेजेबल, वो इमरजेंसी कमीशन में गोरखा रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। अच्छा। और एज ऑफिसर फिर उसके बाद में वो 4 साल करके, यही मैं बोलूँगा ऑफिसर्स अग्निवीर उस टाइम की जो पैटर्न है, और उसके बाद में फिर वो इसमें निकले सिविल सर्विस में। तो ये पैटर्न जो है एक 1962 में आया, फिर कहीं 70s में आया था, 7 साल के लिए रखा जाता था, और उसके बाद में आपको निकाल के आपको रिजर्विस्ट बोलते थे, वो रिजर्विस्ट पैटर्न था। अभी जो अग्निवीर जो स्कीम आई है, अभी इसमें आ रखा है कि 4 साल रखेंगे, उसमें उसके बाद 25% को रिटेन करेंगे और बाकी को वापस कर देंगे। लेकिन ये जो आई ना स्कीम, तो इसके साथ में ये भी आ रखा है कि स्कीम शुरू करते हैं और इसमें करेक्टिव मेजर्स क्या करे जाएंगे, वो जैसे जैसे इनपुट्स आएंगे, इन्वायरमेंट से इनपुट आएंगे, इनकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट जब होंगी तो वो देख करके इनपुट आएंगे, उसके साथ में इसको करेक्शन करे जाएंगे, इम्प्रूव करा जाएगा, और मेरे ख्याल से मतलब और 2-3-4 साल में इसको प्रॉपर कैसे आज जो नई अग्निवीर स्कीम पे जो सिलेक्शन इनटेक हो रहा है उसको एक शेप दे दी जाएगी। अब कहीं शायद थोड़ी सी एरर ये रही है कि हमने समझा नहीं पाए। आज मेरे कोर्समेट्स हैं, मैं तो प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले लिया था, वो अब मेजर जनरल उस वाले उसमें आ गए हैं, मेजर जनरल बन रहे हैं। तो मेरे को उनसे जानकारी मिलती रहती है। मेरे को ये पता है कि आज अग्निवीर को जो इनकी जो पैटर्न है और जो इनके जो इनिशियल QR बन रखा है, उसमें कोई 25% जो है उसको कहीं 55-60% तक का एक प्लान चल रहा है बेस्ड ऑन जो इनपुट आ रही है। उसके साथ और अग्निवीर की ना कई चीज़ें चल रही हैं। अब इसी अग्निवीर को मैं एक दूसरे तरीके से समझाना चाहता हूँ। 17.5 साल में तो कोई भी नौकरी नहीं है, कोई भी मतलब ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ की कोई नौकरी लगता है। एक इंडियन आर्मी है जिसमें कि 17.5 साल में आप नौकरी में जाते हैं। अब आप देखिए, एक लड़का है राम सिंह, वो 17.5 साल में गया, वो 4 साल नौकरी करके 21.5 साल में आ गया। अब उसकी उम्र है 21.5 साल,
उसका भाई है लक्ष्मण सिंह, वो फौज में नहीं गया, उसने पढ़ाई करी और दोनों जुड़वा हैं। तो लक्ष्मण सिंह 21.5 साल का अभी ना पढ़ाई कर रहा है और बाकी चीज़ें सोच रहा है। वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे ये UKSSC हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हों, वो सारे एग्ज़ाम देने का जो फॉर्म फिलने की प्रोसेस करता है 90% 22, 23, 24 साल के लड़के करते हैं। राम सिंह है, लक्ष्मण सिंह है। लक्ष्मण सिंह आया नॉर्मल उसमें, वो अपना फॉर्म भर रहा है, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। राम सिंह है जो 17.5 साल में गया फौज में, 4 साल नौकरी करी, 21.5 साल में आया, 12-15 लाख रुपए हैं जो कि घर को सेटिस्फाई करने के लिए हैं, और वो तैयारी करता है दोबारा उसी कंपटीशन की जिसके लिए लक्ष्मण सिंह कर रहा है। लक्ष्मण सिंह कर रहा है कोचिंग DAV कॉलेज के पास में किसी कोचिंग सेंटर में, जिसमें पता नहीं कौन से सर पढ़ा रहे हैं, कुछ पता नहीं होता। और राम सिंह जो है, जो 4 साल रहा, उसमें उसने सारा एक्सपीरियंस लिया। उसके अंदर ना बात करने का जो तरीका है, इंटरव्यू देने का तरीका है, उसके अंदर जो फीलिंग है, और उसकी पलटन ने जब वो 4 साल के बाद जा रहा है, उसको खुद वहाँ पे अपने कोचिंग सेंटर में, फौज अपने बनाती है ना, कि अपने कोचिंग सेंटर में उसको कंपटीशन की तैयारी कर रखी है। तो कौन ज़्यादा चांसेस है निकलने के? मतलब बड़ा ऑब्वियस है कि राम सिंह तो बड़ा आसानी से निकलेगा। ये वाली चीज़ें हम समझा नहीं पाए कि हमारे सोसाइटी को किस तरीके से हम डेवलप बट कर यहाँ पाएंगे। पर राम सिंह को तो रिजर्वेशन मिल जाएगा, बिकॉज हमने देखा पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्टेट गवर्नमेंट भी मैं बोल रहा हूँ रिजर्वेशन की जरूरत लक्ष्मण नहीं सिंह है। की तो जॉब लिमिटेड है, मतलब 5 पद हैं, तो 5 पद में तो वहां से राम सिंह को फायदा मिल गया, लक्ष्मण सिंह तो बेचारा वैसे ही रह गया। मैं तो कह रहा हूँ कि बगैर रिजर्वेशन के राम सिंह और लक्ष्मण सिंह की मैं खाली तुलना कर रहा हूँ कि अग्निवीर से क्या बेनिफिट हो रहा है एक लड़के को। मतलब इतने साल, 4 साल अपना एक्सपीरियंस लेने के बाद वो कंपटीशन में आने के लिए उसको बगैर उसके भी वो बट कर्नल साहब, कैपेबल हो रहा है। अगर जैसे आपने समझाया, जो प्रिंसिपल पोजीशन पार्टी है उसका कहना है कि साहब हम कभी आगे, हम तो इसे स्क्रैप कर देंगे। और मैं कई फौज के लोगों को भी सुन रहा था, उनका कहना था कि साहब आप 4 साल के लिए किसी अग्निवीर को रख रहे हैं, आप 6 साल बाद उसे बैटल में उतार दे रहे हैं, है ना? तो आप तो एक तरह से अपनी फौज को कमजोर पड़ रहे हैं। मैं किसी मेजर जनरल को सुन रहा था, वो उनका व्यू पॉइंट था। इसको कैसे देखते देखो, हैं आप? कारगिल वॉर में 4 परमवीर चक्र मिले हैं। विक्रम बत्रा 2.5 साल की नौकरी। दूसरा परमवीर चक्र 2.25 साल की नौकरी। 1971 युद्ध का जो फेमस है पूना हॉर्स, 17 पूना हॉर्स आर्मर्ड कोर की यूनिट, उसका जो युद्ध है उसमें अरुण खेत्रपाल को मरणोपरांत परमवीर चक्र मिलता है। 6 महीने की नौकरी। तो मेरे को लगता है कि इससे तो कहीं कोई फ़र्क नहीं आता है कि 6 साल और कम की जो नौकरी है उससे आपकी जो कैपेबिलिटी है वो कम हो रही है। कोई बोलता है कि ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कम कर दिया है। 9 महीने की ट्रेनिंग होती थी, तब 8वीं क्लास 10वीं क्लास जो आते थे उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती थी। आज अपडेटेड वेपन्स हैं, टेक्नोलॉजी है, और लड़के अपडेटेड हैं। आप देखो ना सोशल मीडिया पे, फेसबुक, मैं तो खाली उसे अपने मोबाइल को छेड़ भी नहीं सकता हूँ ठीक से, वो तो उसमें 70 कौन कौन से अलग अलग कैपेबिलिटीज़ हैं वो सब जानते हैं। तो जब ये जानकारियाँ हैं और जो रिक्वायरमेंट है उसको देखते हुए 5.5 महीने की ट्रेनिंग कराई गई है। दुनिया में कोई फौज नहीं है जहाँ पे कि 6 महीने की ट्रेनिंग से ज़्यादा कराया जाता है। 5.5 भी कराया जाता है, वो भी कम है। 3-3 महीने की ट्रेनिंग होती हैं, क्योंकि ट्रेनिंग का भी एक तरीका ये समझा गया, फौज ने असेस करा। सियाचिन ग्लेशियर में कोई जा रहा है उसको एक तरीके की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जब वो इसमें एम्फीबियस ऑपरेशन के लिए जा रहा है, मतलब समुंदर वाले इलाके में, इसमें जो हमारे टापू हैं वहाँ पे, तो उसको अलग प्रकार की ज़रूरत है। इसमें अरुणाचल प्रदेश में जा रहा है, अलग प्रकार की है। डेजर्ट में अलग है, मिज़ोरम में अलग है। इनके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स बने हुए हैं। मैं सेलेक्ट होता हूँ अपने रेजिमेंटल सेंटर से ट्रेनिंग के बाद में, मैं सियाचिन ग्लेशियर जा रहा हूँ, तो मैं जाऊँगा सियाचिन बैटल स्कूल में 20 दिन की प्री इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए। मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ राजस्थान में, तो वहाँ पे डेजर्ट बैटल स्कूल बना हुआ है, मैं वहाँ जाऊँगा। मैं अगर मिज़ोरम में जाता हूँ तो वहाँ जंगल वॉरफेयर, काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर, जो कि वरांगटे में है, मैं वहाँ ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ। तो ये स्पेसिफिक टू ऑपरेशन, ये तो वो वाली ट्रेनिंग्स हैं, वो तरीके हैं जो कि आज हमें अपने इसमें इनकॉर्पोरेट करने हैं। हमें चाइना से लड़ना है, पाकिस्तान से लड़ना है। इतना खतरनाक ये आतंकवाद बढ़ते जा रहा है, और वही वो 14 लाख की फ़ौज है। वो 14 लाख की फ़ौज को हमने रोटेट करना है, तो हम खाली ट्रेनिंग में ही नहीं पढ़ सकते। हमें तो मिशन ओरिएंटेड ट्रेनिंग की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि 14 लाख की जो फ़ौज है, अभी तक तो फौज ने, ये देश ने कहीं नहीं बोला है कि फ़ौज को कम कर रहे हैं। अगर 25% है, 55% की जो प्लानिंग चल रही है,
होने की, और अगर ये फौज कम नहीं हो रही है तो अग्निवीर का कहाँ असर आ रहा है? बट इसका एक सोशल इम्पैक्ट तो है कि कम से कम एक जो सोशल सिक्योरिटी थी, पेंशन की थी, हेल्थ बेनिफिट्स थे, कैंटीन बेनिफिट्स थे। और मैं तो पहाड़ों में आपको बताऊं, कुछ मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि पहाड़ की लड़कियों ने अग्निवीर से शादी करने से मना कर दिया। ये भी रिपोर्ट्स हैं। अजय कोटियाल की तरह रह गए वो भी। अजय कोटियाल ने शादी क्यों नहीं की, ये तो मैं पूछूंगा, लेकिन यहाँ जो अग्निवीर हैं उनकी शादी होना मुश्किल हो रही है, उनको लड़कियां मिलना मुश्किल हो रही, क्योंकि लड़कियों ने मना कर दिया शादी करने से। मैं तो इतनों की शादियां अटेंड कर रहा हूँ, मेरे को तो कहीं सुनाई नहीं दिया ये उड़ने वाली बातें हैं। लेकिन साथ में ये है, मैं उसी का आपको बताता हूँ, ये पेंशन वाली कहानी। 17.5 साल रमेश भाई भर्ती होता है, 17.5 साल में 4 साल करता है अग्निवीर में। 55% में रमेश भाई और अजय कोटियाल दोनों रेगुलर हो जाते हैं। अब मेरी और आपकी पेंशनेबल सर्विस शुरू होती है। अगर एक सिपाही है जो भर्ती हुआ, 15 साल नौकरी नहीं करता है तो उसको पेंशन नहीं मिलती है। 15 साल की सर्विस को बोलते हैं कलर सर्विस। जब उसने 15 साल करी तो उसको उस रैंक के हिसाब से पेंशन मिलनी शुरू होगी। अब खाली ये हो गया है 15 साल और 4 साल और, 19 साल में आपको पेंशन मिलेगी। 4 साल जो है वो 4 साल में ऐसा नहीं है कि उसके बाद में आपकी पेंशन है ही नहीं। जैसे ही आप रेगुलर हुए आपकी पेंशन शुरू हो गई है। आर्मी के आप जब मिलेंगे आप, क्योंकि आप इतना घूमते हैं और कई चीज़ें ना असेस करते हैं, आप देखना इतने लड़के हैं जो ना बीच में फंस गए हैं। वो गए 17-18 साल में, 15 साल नौकरी करी तो कितने हो गए, 32-33 साल। 33 साल में वो आ गया है। 33 साल में आने के बाद 33 साल तो कोई उम्र ही नहीं है, ना तो वो इतनी पेंशन में मतलब अपना घर तो चला लेगा, लेकिन 32 साल का 33 साल का लड़का, उसके अंदर तो एनर्जी है, सब कुछ है, वो कहीं कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, कहीं कुछ नहीं कर सकता। उसको तो शायद ज़्यादा चांस मिल रहा है ना इस वाली नौकरी में वो करने का। इसमें प्रोज एंड कॉन्स बहुत सारे हैं। ओनली थिंग इज़ हम उसको ना हाईलाइट कैसे करें। मैं तो आप ही को बोलूँगा, क्योंकि आपके अंदर तो बड़ी अच्छी वो है, एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कराओ ना। एक सेमिनार करते हैं और उसमें हम पहले अग्निवीर की पूरी कहानी बताते हैं 100-150 लड़कों को, और उन लड़कों को बोलते हैं अब तुम सवाल करो, हम उनके क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। पता है, बिल्कुल क्लैरिटी से सबको समझ में आ जाएगा, और कुछ फीडबैक भी आएंगे जो इंडियन आर्मी लेने को तैयार रहती है। आर्मी वो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं खुद आर्मी उस ऑर्गेनाइजेशन से आया हूँ, और यूथ फाउंडेशन को जिसने चलाया है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कभी भी नहीं चाहेगी कि हम वीक हों। इस ऑर्गेनाइजेशन का एक मोटो है कि अगर मोटिवेशन यकीन करना है, बरकरार रखना है फौज में, तो ये यकीन करो कि रिटायरमेंट के बाद में आपके जो बंदे हैं उनकी देखभाल हो। अगर आप रिटायरमेंट के बाद में बंदों की देखभाल करते हो जो रिटायर्ड हैं, तो कल आप जब रिटायर होते हो तो आपकी भी देखभाल अच्छे तरीके से होगी। आज अग्निवीर जो आ रहे हैं ना, उनके फौज तो कभी भी कोई नेगेटिव चीज़ नहीं सोचेगी। उसके चल रहे हैं अंदर डिस्कशन, इंटरोस्पेक्शन चल रहे हैं। बट आप कह रहे हैं कि समय के साथ साथ इसमें रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी होगा। समय के साथ रिफॉर्म की प्लानिंग है, लिमिटेड रिफॉर्म जो है उसकी प्लानिंग है, लेकिन जो बेस है, अब मान लीजिए वो वो शहीद बेस- हो गया, जैसे मान लीजिए वो शहीद हो गया है ना, लड़ाई लड़ते वक्त वो शहीद हो गया, तो उसे शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, वो जो फिनेंशियल हेल्प उसके परिवार को मिलती है वो मिलनी चाहिए। इन सब पे एक बहुत बड़ा डिस्कशन इस समय देश में चल रहा है। इसमें डिस्कशन चल रहा है, सही तरीके से कन्वे नहीं हो पा रहा है। शहीद का स्टेटस तो 100% आर्मी ने केटर कर रखा है कि मिलेगा। अगर कोई आदमी कैजुअल्टी होता है तो उसको क्या क्या इमोल्यूमेंट्स मिलते हैं। एक होता है उसकी अपनी जो सेविंग्स हैं, उसकी इंश्योरेंस वगैरह है। उसकी इंश्योरेंस है, उसके जो ग्रेचुइटी है, तो ये सेविंग, इंश्योरेंस, ग्रेचुइटी ये तो है ही। उसके अलावा मान लो कोई जे.एंड.के में किसी भी स्टेट का है, वो शहीद होता है, तो जे.एंड.के उसको एक्स ग्रेशिया देता है, क्योंकि जे.एंड.के में टेररिज्म है, तो जे.एंड.के की गवर्नमेंट का एक ये पॉलिसी बन रखी है, वो देता है एक्स ग्रेशिया। फिर स्टेट का है, मान लो मैं उत्तराखंड का हूँ, अगर कोई पंजाब का है या राजस्थान का, हर एक के अपने अपने एक वो बन रखे हैं, वो उसको दिया जाता है। लेकिन बेसिक जो है वो तो सारे के सारे इस तरीके से ही होते हैं। सर एक और बात, म्यांमार में भी आप गए थे, वो ऑपरेशन क्या था, मतलब वो किस लिए आप वहाँ पर गए थे? हमारे देश का एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ईस्ट जो हमारे ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनको कैसे 2014 के बाद उसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नाम हाँ, दिया पहले गया। लुक ईस्ट बोलते लुक थे। ईस्ट पॉलिसी। हाँ, लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट में कन्वर्ट करा गया। तो उसी एक्ट ईस्ट के तहत एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक प्रोजेक्ट था, जो कि मिज़ोरम से एक रोड कंस्ट्रक्शन करनी थी, और वो बर्मा से होते हुए बे ऑफ बंगाल को टच करता था। उसको बोलते थे KMMTTP, कलादान, के से कलादान, कलादान वहाँ पे रिवर है,
कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। 3 मोड में उसमें मूवमेंट होना था। सड़क हो गई, ये अपना क्या बोलते हैं पानी में जो है बार्जेस, उसके ऊपर हो गया। तो ये ऐसे ऐसे अलग अलग मोड बने हुए थे। अब क्योंकि मिज़ोरम का जो वो एरिया, उसका बर्मा का वो जो एरिया जहाँ से रोड जानी थी, वो अरक्कन हिल्स, जहाँ पे कि फेमस सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी लड़ा गया है, जहाँ से कि इंडियन नेशनल आर्मी भी आई थी जापानीज़ के साथ में। वो एरिया इतना चैलेंजिंग और ख़तरनाक है। ऊपर से वहाँ की जो लड़ाई चल रही है बर्मीज़ आर्मी के साथ में, वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आज वही है, उनकी रेबल फोर्स, उसका नाम है अरक्कन आर्मी। तो अरक्कन आर्मी। अरक्कन अरक्कन हिल्स, तो अरक्कन आर्मी, अरक्कन आर्मी। और वहाँ पे जो ये चल रहा है, तो उसकी वजह से इंडियन जो रोड कंस्ट्रक्शन थी, ये कभी शुरू ही नहीं हो पा रहा था। तो 10 साल हो गए थे इसको। तो तब हमको कई कुछ लोगों ने बोला कि आप एक बार ज़रा देखो इसको कि क्या ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम उस एरिया में रेकी करने गए थे। अच्छा। तो जब रेकी करने गए थे, तो हम गए थे इधर यांगून गए, यांगून से आए सितवे, और उससे यही कलादान नदी के ऊपर हम एक स्पीड बोट में अपना अप डाउन कर रहे थे और देख रहे थे, और ये भी सोच रहे थे हो सकता है अरक्कन आर्मी मिल जाए तो कहीं इनसे भी समझ लें कि भाई यहाँ पे काम करना है तो क्यों रोक रहे हो। अब वो इत्तेफाक था कि कहीं अरक्कन आर्मी ऑब्जर्व कर रही थी कि बोट क्यों चल रहा है इतना। तो उसने फाइनली उनकी 2 बोट आई और धाड़ 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 हमारे ऊपर फायरिंग शुरू हो गई। अरे, मारने के लिए नहीं, लेकिन मतलब थी, इफेक्टिव फायर था। उसके बाद में हमारी बोट रुकी। उसके बाद उन्होंने हमें बोट में उतारा, हथकड़ी लगाई, अपने कैंप में ले गए। कोई एक दिन का पैदल रास्ता था, तो 2 दिन हम वहाँ कैंप में रहे उनके। वहीं उन्होंने बेसिकली हमें ले तो इसलिए गए थे कि शिनाख्त करने की ये कौन है, लेकिन हमारे साथ एक इंजीनियर साहब थे और पूरी की पूरी फौज थी, हथियार थे। एरिया भी बिल्कुल टोटली जंगल के अंदर, वो ट्रेंचेस खोदी हुई, वहाँ सूअर कट रहे हैं, वैसे वाला एक माहौल। तो उसमें वो इंजीनियर साहब को डर की वजह से हार्ट अटैक हो गया और उनकी डेथ हो गई। तो जब उनकी डेथ हुई, तो तब ये अरक्कन आर्मी को भी सडनली लगा कि हमारा इंटेंशन तो ये नहीं था, हम ज़रूर शिनाख्त के लिए आए थे, पर जो इनपुट्स अरक्कन आर्मी के बारे में थी कि कभी उन्होंने किसी को पकड़ा है तो गायब कर देते हैं। तो वो एक फीलिंग 2 दिन तक जो रही, तो डर था मन वो में। डर था। पर हमको उसका एक एडवांटेज हो गया, मतलब अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट तो हो ही गई थी। तो हमने इनको पूछ लिया कि जब ये छोड़ रहे थे हमको, हमने कहा यार तुमने अभी हमें बताओ ऐसे ही उठा लिया, हम तो सड़क के लिए आए थे, दोबारा आएंगे फिर तुम उठा लोगे। तो फिर हमारी उनसे ना सेटिंग हो गई, जैसे सेटिंग बोलते हैं। तो उन्होंने फिर हमसे बोला कि हमारे हेडक्वार्टर से आपको कॉन्टैक्ट करा जाएगा और कुछ परसेंटेज होगी वो आपको देनी पड़ेगी। एक बड़ी अच्छी चीज़ सीख के आया हूँ मैं, उत्तराखंड को ये बताना चाहता हूँ। अरक्कन आर्मी, जिसको वहाँ का देश टेररिस्ट फौज बोलता है, जो रेबल फोर्स है, जो कि जिनके घर में खाना नहीं बन पाता है, इतने गरीब उसमें है, उन्होंने हमसे रिश्वत मांगी। और रिश्वत पता है क्या मांगी? जब हमने रोड कंस्ट्रक्शन शुरू करा, क्योंकि उस एरिया में टोटल बिल्कुल गरीब वाला वो है, कोई सड़क नहीं है, साइकिल भी नहीं चल सकती है, छोटी छोटी नदियाँ हैं, उसे पानी के बोट चलते हैं, बिजली पानी तो खैर भूल जाओ, पैसे भी, करेंसी भी नहीं चलती है, बार्टर सिस्टम होता है। आप 2 मुर्गी लेके आओ, ये 2 सब्जी लेके आएगा, तो उसका तोल होगा कि 6 लौकी का आधा किलो मुर्गी हो जाएगी, ऐसा वाला बार्टर सिस्टम जो होता है। वहाँ पे उन्होंने हमसे रिश्वत क्या मांगी? हमारे जो लड़के हैं, ये इनको दिशा देनी है, ये फुटबॉल फुटबॉल करते रहते हैं, कहीं सुन के आ रखे हैं। अच्छा। तो आप ना जब सबसे पहली मशीन लाओगे तो आप हमारे पहाड़ को काटो और फुटबॉल फील्ड बनाओ। तो हमने वहाँ पे 14 फुटबॉल फील्ड बनाए, कोई 30 किलोमीटर के दायरे में। उसके बाद में उन लड़कों की हमने टीमें तैयार करी, वो अलग अलग गांव में, उनको फुटबॉल किट दिए गए, उनको ड्रेस पहनाई गई कि ब्लू और ये दो आपस में कंपटीशन है, तो ये रखाइन फोर्स हो गई, ये अरक्कन फोर्स हो गई, ऐसे नाम रखे गए। थोड़े वो सिखाए गए उनको नियम। भिड़ जाते थे जब खेलते थे, एक ने एक दूसरे के टांग में अगर मार दी तो वो तो लात घूंसे में शुरू हो जाते थे, वो भी उनको कराया गया। और उसके बाद में फिर हमने उनका कंपटीशन कराया, ये हमारी रिश्वत थी। उस कंपटीशन में बकरे दिए गए। फिर उनमें से जो लड़के सेलेक्ट हुए वो अरक्कन आर्मी का था कि आप जो मर्जी करो, इनको आप बोध गया में, बुद्धिस्ट हैं, बोध गया में आप इनको पढ़ाओ। तो हमने 4 लड़कों को ऐसी सैंक्शन लेकर के और उसके बाद वहाँ पढ़ाने के लिए भेजा 3 साल के लिए। हम तो आगे थे कि 2 साल रह करके, वो लड़के पूरी 3 साल की अपनी वो करके गए हैं। उन्होंने हमसे रिश्वत मांगी कि हमारी जो महिलाएं हैं ये बहुत नीचे से पानी उठा के लेके आती हैं, आप यहाँ से वाटर सप्लाई स्कीम बनाओ। बिजली तो है नहीं हमारे यहाँ,
तो हमको वो उसके टैंक वो चाहिए 200 लीटर के डीजल के, वो आप पूरे साल भर का पहले यहाँ पे रखो, तब आपको आगे जाने देंगे। तो ये उनकी रिश्वत थी। ऐसी वाली चीज़ें हम वहाँ से सीख के आए। यहाँ पे भी बताना चाहते हैं कि रिश्वत लेना बहुत सही है, ऐसी रिश्वत ली जाए तो हमारे कभी पुश्ते नहीं टूटेंगे और हमारे घर भी अच्छे होंगे, शादियाँ भी अच्छी होंगी। तो 2 दिन आपको उन्होंने बंधक बना के रखा और जब आप लौट रहे थे सारी बातचीत आपसे हुई उनकी, ये मेरे से हुई सारी बातें। तो फिर मेरे से आपने कन्वे किया सरकार को? मैंने सरकार को कन्वे करा, मैंने कई चीज़ें उनको अपने साथ में मैं लेकर के आया। मैंने उनके साथ में रिलेशन लोकल्स के बनवाए, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट। पीपल टू पीपल, असम राइफल टू असम राइफल, ऐसे वाली चीज़ें करवाई जो कि आज ज़रूरत थी और उसको सबने इनकरेज भी करा है। आज भी मेरे को तो इसमें फेसबुक में लाइक्स आते हैं तो बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड के आते हैं। वो ये अरकान आर्मी वाले लड़के हैं जो हमको अपना सर मानते हैं। अगर आप वहां से चुनाव लड़ते तो वहां से जीत जाते। दूसरे की जमानत जब्त होती। वही मैं कह रहा हूँ ना, अपने लोगों ने क्या किया वो नहीं पता, लेकिन वहां से लड़ते तो वहां से जीत जाते। बड़ा अच्छा आइडिया दिया है आपने। नहीं, आपको भी लेके चलूंगा। ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं सर, अब आती है फौज से निकल के आपके मन में क्या आया? मतलब राजनीति में आने का मन में क्या था? मतलब आपके मन में कुछ चल रहा था कि अगर मैं लेजिस्लेचर बनता हूँ, अगर इस सिस्टम में आता हूँ, कहते हैं ना यू कैन चेंज द सिस्टम व्हेन यू लिव इन द सिस्टम, तो क्या वो थॉट प्रोसेस था या कुछ और था, या आपके मन में था यार चीफ मिनिस्टर बनना है, देखो क्या शानो शौकत है, बिल्कुल आगे पीछे? हाँ, क्या था मतलब वो? ये तो हमें समझ में आ गया था कि अगर हम यूथ फाउंडेशन बनाते हैं, अगर हम केदारनाथ का पुनर्निर्माण कर सकते हैं, अगर हम नंदा देवी राजात यात्रा कंडक्ट करा सकते हैं। हमने बहुत बड़ा एक नंदा देवी राजात यात्रा का पूरा जो वाण से लेके, मतलब पहाड़ों में जो यात्रा चलती है, उसको 2 महीने की तैयारी करके हमने कंडक्ट कराया लास्ट टाइम आफ्टर डिज़ास्टर। अगर हम ये शादियां करा सकते हैं, 20 चीज़ें करा सकते हैं, डिज़ास्टर के एक्सपर्ट बन सकते हैं, हमने जंगल फायर रोकी हैं, मतलब अगर ये कर सकते हैं तो ये तो अभी हमारे अपने ही उस पर हो रहा है, मोटिवेटेड लड़कों को करके। अगर कहीं अथॉरिटी हमारे पास में होगी तो फिर तो इसको हम 100 गुना कर सकते हैं, 100 प्रकार से और लेके आ सकते हैं। हमने टूरिज़्म में गोट विलेज बनाया है। एक कॉन्सेप्ट है गोट विलेज, यहाँ पे मसूरी के पीछे इस जगह को बोलते हैं नाग टिब्बा, पंक्तवाड़ी। हमारा एक बड़ा अच्छा मोटिवेटेड हमारी टीम का है सुभाष रमोला, वो मेरे को लेकर के गया था जब मैं यहाँ दिल्ली में पलटन कमांड कर रहा था। अच्छा, तब वहाँ पे हमने जब वो समझा तो हम लोगों को लेके आए जो कि इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि टूरिज़्म सेक्टर में कैसे काम करा जा सकता है। होटल वाले लेके आए, आर्किटेक्ट्स लेके आए, मेक माई ट्रिप जिन्होंने बनाया था शुरू में उनको लेके आए, तब वो गोट विलेज बना। तो ऐसी वाली चीज़ें अगर हम अपने उसमें कर सकते हैं तो शायद किसी ओहदे में आकर के, पॉलिटिकल ओहदे में या गवर्नेंस के ओहदे में, हम और 100 गुना कर सकते हैं। लेकिन साथ में एक और चीज़ भी थी। हमारे उत्तराखंड के बहुत फेमस हैं, पूरे देश के फेमस हैं, दुनिया थरथराती है उनसे, दुनिया के जो टेढ़े मेढ़े लोग होते हैं, अजीत डोभाल जी। तो एक बार हम उनके पास, क्योंकि हम क्लोज हैं उनके, एक बार हम उनके पास ऐसे ही गए तो हमने पूछना था कि ये राजनीति आप मेरे को सुझाव दो। तो वो समझ गए। अब वो तो खुद ही कहते हैं ना मैं तो सबसे बड़ा जासूस हूँ, तो पहचान गए कि ये क्या पूछना चाहता है। तो उनका मेरे को ये था कि देख, अपने बारे में बताया कि मैं जो हूँ सारे जो ये वेद पुराण, विभिन्न प्रकार से जो रामायण लिखी गई हैं, विभिन्न प्रकार की जो व्याख्याएं होती हैं गीता की, कहते ये तो मैं इसमें ना बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। जो इस फील्ड में जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि बच्चे के अंदर इंक्विजिटिवनेस होती है, बड़े अजीब से सवाल करते हैं। बिल्कुल। कि कृष्ण जी ने ये क्यों ऐसा बोला, फलाना क्या हो गया, वो सुदर्शन चक्र ने इसे क्यों काट दिया। कहते मैं उसका सब बिल्कुल तरीके से जवाब दे सकता हूँ, जैसे आज मैं अग्निवीर पर जवाब दे सकता हूँ वैसे। कहते हैं लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि मेरी तो लोग मेरे को जानते ही IB का टॉप मैन रहा है। कहते हैं अब मैं जाऊंगा गांव में जा कर के कि यार हेलो, मैं तुम्हें ना ज़रा भागवत गीता और वो पढ़ाऊँगा, तो लोग हंसेंगे ये पागल हो गया है। कहते हैं मेरे को जासूसी ही करनी चाहिए और उसके साथ जहाँ मौका मिला हो मैं गीता पुराण भी पढ़ा दूँ। कहते हैं तू अपने को देख, फ़ौज में तू रहा, तेरा पूरा परिवार, फादर वगैरह सब फौज से रहे हैं, गोलियाँ तेरे लग रखी हैं, सारे अवार्ड जो तेरे को मिल रखे हैं वो फौजियों को मिलते हैं, आतंकवादियों को मारते हैं तो फौजी मारते हैं। तूने केदारनाथ का पुनर्निर्माण करा, उसका नाम भी तूने ऑपरेशन केदार दे दिया। ये जो यूथ फाउंडेशन की जो प्राइमरी बेस है वो सारा फौज के लिए तो ट्रेनिंग दे रहा है।
अब तू कह रहा है कि मैं जरा हेलो जी नमस्कार जी ये गमला मैं आपके लिए लेके आ रखा हूँ, मैं हूँ आपका प्रत्याशी। कहते हैं लोग तेरे पे हंसेंगे, तू अपने फौज वाले काम के तरीके से काम करते रहे और उसी बीच में कहीं होता है तो तू राजनीति कर लेना। तो अब यही चीज़ सोच करके मैं चलता हूँ। कुछ मेरे वेल विशर मेरे को कई बार बोलते हैं कि सर आप तो टिकट ही नहीं मांगते, तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ, मेरा पैदाइशी गुरदासपुर है पंजाब, पंजाब से कोई सेटिंग करनी पड़ेगी वहाँ पे ना। गढ़वाली सरदार कहते थे आपको, है? बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। हाँ तो गढ़वाली मेरे को लगा गढ़वाली सरदार का एडवांटेज लेता हूँ कि वहाँ से ना कोई जैसे वो कोई भी मॉडर्नाइजेशन कर देते हैं, तो कोई एक मशीन बनवा के लाता हूँ जो खुद ही मेरे को टिकट दे देगी, तो तब हमको मिल जाएगा टिकट, नहीं तो वैसे मिलना नाम बहुत मुश्किल ज़्यादा है। देखते हैं। मुश्किल तो मैं नहीं कह सकता हूँ, बीजेपी को मैं समझता हूँ ये पार्टी जो है ये एक एथिक्स को देख करके, समय देख करके अपने आप देखती है आगे, लेकिन क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लालची नहीं है और ना हमको वो चीज़ समझ में आती है, तो हम बहुत ज़्यादा उसको नहीं देखते, काम को देखते हैं अपने। बट सर एक एक सस्पेंस जो आज तक बना है, जो आज तक नहीं खुला, कि कहते हैं अजय कोटियाल गए तो थे उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं से मिलने, लेकिन वो उनसे मिलने के बजाय आम आदमी पार्टी के दरवाजे में चले गए। तो ये सीक्वेंस क्या रहा, ये आज तक किसी को पता नहीं है कि ऐसा क्या हुआ उस बीच में कि आपको लगा कि आम आदमी पार्टी में रहकर आप ज़्यादा पब्लिक के नज़दीक जा सकते हैं या उनको कन्विंस कर सकते हैं, रादर आप उत्तराखंड क्रांति दल जो यहाँ का एक लोकल दल है जिसने उत्तराखंड को बनाने के लिए फाइट करी, उसके साथ ऐसा क्या हुआ था? नहीं, हम उत्तराखंड क्रांति दल में कभी नहीं गए, हमें कहीं ना कहीं मिलते सब रहे हैं। वो तो हमारा उस टाइप का ही रहा ना, जैसे हम केदारनाथ पुनर्निर्माण और सब चीज़ें जो होती गई, मिले सब हैं, लेकिन पॉलिटिकल उसमें कहीं नहीं गए। ये ज़रूर था जब हम बर्मा में थे तो हमको कॉल आई थी, कुछ यहाँ के विधायकों की भी कॉल आई थी कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी, आम आदमी पार्टी के कुछ लोग आपसे बात करना चाहते हैं, आपका नंबर मांग रहे हैं। हमने कहा दे दो नंबर, पर हमारी बात नहीं हुई कभी। अब उसके बाद में हमारी बात हुई दिनेश मोहनिया जी, दिनेश मोहनिया से हमारी 2-3 बार बात हुई फ़ोन पे। तो हम ना उनको, क्योंकि बर्मा में हम बड़े खुश थे, जिस तरीके का काम था वो हमारे एक कैरेक्टर से भी वो होता है, तो हम तो ठीक है आएंगे मिलेंगे वैसे करके। अब मैं आता हूँ बीच में दिल्ली, दिल्ली से मैं कुछ लोगों के साथ में मैं जाता हूँ केदारनाथ। अब वो केदारनाथ इसलिए मैं गया उनके साथ क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा उन लोगों का भी हो जाता है कि अच्छे दर्शन हो जाते हैं और फिर हम उनको एक्चुअल बता सकते हैं कि कैसे डिज़ास्टर आया था। तो हम गए केदारनाथ, हेली से गए और वहाँ पे एक हमको अघोरी बाबा मिल गया, पुराना हमारा अघोरी बाबा जिसके लिए एक हमने छोटी सी गुफा बनाई थी। उसने कहा सर तेरे साथ सेल्फी होनी है। अच्छा। तो मैंने कहा तेरे उस फ़ोन में सेल्फी है? कहते मेरे फ़ोन में नहीं है, तेरे फ़ोन में तो है, तू तो लगाएगा। अच्छा। तो उसके बाद सेल्फी हो गई, हाँ। हमने वो सेल्फी डाल दी, केदारनाथ से पुराना हमारा अघोरी बाबा। अब वो फेसबुक में वो चल पड़ी, तो मोहनिया जी ने भी देखा, उन्होंने हमको बोला कि आप मिलना नहीं चाहते हैं, तो मैं अब आया नीचे, तो हमको एयरपोर्ट में मिल गए। और उसके बाद उनके साथ में एक और आदमी आ रखा था, स्मार्ट बिल्कुल, राघव चड्ढा। तो राघव हमको देख के लगा कि क्या स्मार्ट है, 32 साल का विधायक, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ा, वो सब चीज़ें हमने देखी। फिर इन्होंने मेरे को ना, मतलब मेरे को बोलते रहे, पर हम कहीं वो नहीं थे कि ठीक अब है, मन में नहीं आया, ठीक वो है। उस टाइम पे तो हम बर्मा वाले दिमाग में थे। पर इन्होंने बीच में हमको स्कूल दिखाए, इन्होंने बीच में हमको हॉस्पिटल दिखाए। अच्छा, मतलब हाँ, आप टच दिखा, में थे हाँ दिखाए, और आपने उनके हॉस्पिटल और स्कूल देखे? देखे, कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छे हैं। लेकिन अब वो बाद में पता चला कि वो तो दिखाए वो वाले जो अच्छे थे, ये कब पता लगा? जब हमने ज्वाइन कर ली थी। अच्छा। क्योंकि हमें स्कूल और हॉस्पिटल तो था कि उत्तराखंड में ज़रूरत है इसकी, अच्छा। स्कूल हॉस्पिटल की। अब ये राजनीति वही है ना कि हमें वो चीज़ नहीं आती, तो हम तैयार हो गए, ठीक है ये अगर सक्सेसफुल मॉडल है तो वाई नॉट ब्रिंग इट टू उत्तराखंड। लेकिन 2 महीने के बाद में हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे तो पर्पस कुछ और था, कि शायद हमको एक फेस बना करके पार्टी अपनी इनरोड्स बना रही थी, 4% वोटिंग हो जाए, उससे वो नेशनल पार्टी बन जाए, या इस टाइप की जो भी उनकी सोच थी, और उनका कोई इंटरेस्ट उत्तराखंड की तरफ नहीं था। तो 6 महीने में फिर हम डिसोरिएंट हो गए। फिर उसके बाद में हमने, आपको बाद में तो था ही कि चुनाव तो एक चीज़ है, लेकिन फिर हमने इमीडिएटली पार्टी छोड़ी थी। बट जब आप गंगोत्री से तीसरे नंबर पे आए तो दिल टूटा आपका, क्योंकि आपने काम तो बहुत किया था वहाँ पर इतने कोई हम तो टोटली ये हो रखे थे कि हमने तो ये बोल दिया था, आपका कोई भी बंदा यहाँ पे आकर के चुनाव में हमारे प्रचार नहीं करेगा। और हम उसमें वो कंटेंटेड थे कि अगर चुनाव ख़त्म हो जाए किसी तरीके से, मतलब जो जिस तरीके का हमने इस पार्टी को सोचा था और जिस तरीके से पार्टी ने धोखा देने की कोशिश करी, तो वो समझ करके हमको कोई सुख दुख कुछ नहीं था, बस हमें ये था कि हटो इससे, बस ये कोई मतलब रहने वाली आप पार्टी नहीं है। इलेक्शन लड़ने से पहले ही इससे बाहर आने के बारे में सोचने लग गए थे? वो शुरू हो तो गया आपने था। मरे मन से इलेक्शन लड़ा, इसका मतलब?
पूरा मरे मन से। हम तो जो 8 महीने हम जितना टाइम यहाँ रहे, मुश्किल से हम बट वो जो टिफिन लेके आप 1.5 घंटे सचिवालय के भीतर गए थे सर, वो वो उस पर तो शुरू बहुत चर्चा हुई। वो शुरू की चीजें थी। वो टेक्निक कहाँ से आई आपको? आप तो बड़े सरल व्यक्ति हैं, आपको टिफिन विफिन ये तो सब तो ये काइयां पना तो इनको सब आता है ना, तो इन्होंने वो सब तो हमसे शिकार करा दिया था सब। हाँ। तो बंदूक लेकर के तो आपको जब चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बनाया तो उस दिन तो आपने मतलब आपको लग रहा होगा कि नाउ आई एम बिकम द चीफ, मैं बन जाऊंगा, ऐसा कुछ फीलिंग थी? वो कभी भी हमारी मतलब ये जो होता है ना कि उपाधि और ये तो हमारी लालसा कभी भी नहीं रही है ना आज है। वो तो कहीं हमारे कैरेक्टर से जेल भी नहीं करता है, उस चीज़ की तरफ हम जाते भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम इस पार्टी को कुछ सोच करके ज्वाइन करा था और इमिडिएटली समझ में आ गया था, ठीक है। एक फ़ौज में ना एक चीज़ होती है, उसे बोलते हैं बैक टू बेसिक्स। आप एक प्लान करते हो कि मैं अपनी पलटन की एक टीम को तैयार करूँगा, वो टीम जो है बॉक्सिंग में सबसे बढ़िया बनेगी। तो वो ऐसा तो नहीं हो सकता जादू का डंडा तथास्तु, वो तो नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो आप क्या करते हो, धीरे धीरे होती है कि 2 साल का टाइम है, उसमें तैयार करना है। नए लड़कों को लाएंगे, देखेंगे हाथ किसके लंबे हैं जो अच्छा बॉक्सर बन सकता है, घूसा खाने पे डरता तो नहीं है। फिर उसको थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग कराते हैं, फिर उसे ग्राउंड पे लेके आते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, कोई कोच लेके आते हैं। लेकिन अचानक आप देखते हो एक लड़का ये तो तरीके से ठीक नहीं है, तो आप फिर बोलते हो कि अभी टाइम है, जो मेरे सोचे हुए तरीके थे वो ठीक नहीं है, तो मेरे को कुछ चेंज करने पड़ेंगे। तो आप वापस अपने तरीके को दोबारा शुरू करते हो, उसे बोलते हैं बैक टू बेसिक्स। तो ठीक है, ये एक हमसे एरर हो गई थी, पर हमें ये समझ में आता है कि अगर जो हमारे सोच में है, हमारी मदर जो अब नहीं रही हैं, जो हमसे उम्मीद करती थी कि वाकई में तूने जितना सीखा है, जितना मैं तेरे को समझती हूँ, वो तूने जो करना है तो उसके लिए तू कर। और उसमें लोग बोलते हैं घर वापसी, हमें लगता है कि यही एक वो जगह है जिसमें कि पहले भी हमारा इंक्लिनेशन था ही। तो पहले क्यों नहीं चले गए आप? मतलब यही सोचा, वही आपने जो बोला कि वो खेला होबे कर दिया ना उन्होंने हमारे साथ में मतलब आप कह रहे हैं कर्नल कोठियाल के साथ आम आदमी पार्टी ने बड़ा खेला किया। मतलब झूठा खेला करा। तो जैसे उन्होंने आपको कुछ स्कूल अच्छे, कुछ अच्छे अस्पताल दिखाए, बीजेपी ने क्या सब्ज बाग दिखाया आपको? बीजेपी को तो हम पहले ही पहचानते थे, खाली ये था कि हम थोड़ा सा ज़्यादा उसको देख करके हमें लगा था कि ये कामयाब हो सकता है। पर वो जब समझ में आया कामयाब नहीं हो सकता, तो बीजेपी का तो एक तरतीब ही एक वैसी है कि हर अपने कैडर को ट्रेन भी करेगी, हर अपने कैडर को एक ऑर्गेनाइज तरीके से प्लेस भी करेगी, और उसके बाद में धीरे धीरे जो जैसे करता रहता है कैपेबिलिटी को देख करके उसको उस टाइप की जिम्मेवारी भी देती रहेगी। बट वहाँ तो आप बहुत एक्टिव थे ना, चारों ओर अजय, मतलब सड़क पे जाओ या पहाड़ की तरफ जाओ, अजय कोटियाल पूरा चेहरा, नाम। बीजेपी में तो जब से आप आए हैं मुझे याद है कि वो बीजेपी के दफ्तर की फ़ोटो के अलावा कभी आपका कोई जिक्र ही नहीं देखा मैंने। यहाँ से भी आपका एलिनेशन हो गया कि यार ये यहाँ इन लोगों ने देखा। अब वो मैं कैसे बोलूँ कि आपको कैसे दिखता है ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि आपकी भी नज़रें तो खैर बहुत अच्छी वाली हैं। कहीं ऐसा तो जो सेकंड टाइम आपको ये फीलिंग आ रही हो कि यहाँ भी मेरे साथ खेला? मतलब इसमें जो ये तो एक मजाक वाली चीज़ है, पर इसके साथ में ये है कि अब आप ही हंस रहे हैं अच्छे तरीके से, तो मैं क्या बोलूँ इसमें आपके वो जो बैठे वो भी हंस रहे हैं सारे नहीं, मैं हकीकत, सॉरी, मैं आपसे सच में पूछना चाहता हूँ, सॉरी, कि क्या हुआ एक्चुअली में? आम आदमी पार्टी के साथ तो ये वाली कहानी थी हमारी। लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पे जो हमारा भी बैकग्राउंड रहा है कि ठीक है, एक तरतीब और एक सिस्टम के साथ चलने का जो होता है, उसमें हमको बिल्कुल ठीक लग रहा है। ये अपने काम की चीज़ें भी कर रहे हैं। दोबारा से हम अपने फोकस वापस लेकर के आ गए हैं। यूथ फाउंडेशन के कैंप्स जो हैं हमारे तो आपने सरकार को ये एक्सपर्टीज़ बताई अपनी कि हम इस तरह से यूथ को इस तरफ ले जा सकते हैं, और ये एक मतलब एक एक्सेप्टेबल फार्मूला है जो हमने किया, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये? जहाँ जहाँ पे हम कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार उसको एक तरीके से अच्छी आगे लेकर के जा रही है। तो एक लास्ट सवाल कि आने वाले समय में आप इलेक्शन लड़ेंगे, मतलब पब्लिक में इलेक्शन लड़ेंगे, या
अब आपको लगता है कि एज एन जो भी एडवाइस आप कर सकते हैं, अच्छी बातें बता सकते हैं, जो आपके अनुभव हैं उसके सहारे आप आगे बढ़ा सकते हैं, या आपको लगता है कि अभी भी नहीं कि इलेक्शन लड़ना चाहिए? दो चीज़ें हैं, दोनों मतलब वायबल मैं समझता हूँ। ये फौज में भी होती हैं कि आप एक होते हैं प्लानर और एक आप होते हैं एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर, हाँ। दोनों चीज़ें। तो जिस रोल पे हमारी काबिलियत को देख करके पार्टी समझेगी, हम दोनों रोल को बड़े अच्छे तरीके से वो करते रहेंगे। एक हमारा अपना इंडिविजुअल कैरेक्टर भी है, उसको हम लेकर के चलते ही रहेंगे। बट आप एक्टिवली बीजेपी के साथ इन्वॉल्व हैं। यूथ फाउंडेशन कभी बंद नहीं होगा। बिल्कुल। कहीं कोई जो यूथ की जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हम करते रहते हैं, बनाते रहते हैं। जो कहीं किसी को मोटिवेशन की जो चीज़ें होती हैं उनको हम प्रैक्टिकली कैसे ग्राउंड पे अप्लाई करना चाहिए, उसको आज भी हम मतलब लेकर के चलते रहते हैं। हमें नहीं पता आपको कैसे फीडबैक हमारे बारे में आते होंगे, हम बिल्कुल एंजॉय करके और इन सब चीज़ों में चल रहे हैं। फेसबुक में आज भी किसी लड़के की फ़ोटो आती है तो खूब लाइक्स आती हैं और हमारे को खूब कॉल्स आती हैं कि सर हमारे घर भी आइए। जब उनके घर जाता हूँ तो ऐसा नहीं है कि वो लड़का खाली बस हमें खाना ही खिलाता है, वो कहीं ना कहीं उसकी माँ बोलती है कि ये इसको थोड़ा सा तो तू गाइड कर। तो हम क्या करते हैं, हम कोई एक विश्वास है, मतलब हम कोई ट्रस्ट। किताब दे के आ जाते हैं उसको। अब वो किताब डिपेंड करता है वो उसके क्या आगे का विजन है, उसको देखते हुए कि इस किताब को पढ़ और मेरे को इसका ज़रा एक बुक रिव्यू लिख करके दे। उसके बाद में मैं किसी जनरल साहब के साथ उसे अटैच कर देता हूँ ताकि वो उसके प्रॉपर गाइड बन जाए और आगे करते रहें। ऐसी चीज़ें करता रहता हूँ। बहुत ही अच्छा कर्नल साहब, बस मैं इतना कहूँगा, आप एक शानदार व्यक्तित्व के धनी तो हैं ही, और बहुत साफ सुथरे व्यक्ति हैं। मतलब राजनीति में कम ऐसे लोग मिलते हैं जो इतने साफ सुथरे होते हैं। जो यूथ फाउंडेशन के ज़रिए आपने उत्तराखंड के युवाओं को एक नई राह दिखाई, या इंडियन आर्मी में जो आपका योगदान रहा, या केदारनाथ पुनर्निर्माण में जो आपका योगदान रहा, मतलब इसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। मतलब हम बड़े फॉर्चुनेट हैं, बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आप जैसा व्यक्तित्व जो है वो हमारे प्रदेश में है, और वो इस तरह के सोशल वर्क में भी कर रहा है। पॉलिटिक्स एक सिस्टम हो सकता है, उसमें फेलियर या आप पास हो सकते हैं, वो बात अलग है, बट आपने जो काम किया है मुझे लगता है कि उसे कोई भुला नहीं सकता। और आप देवभूमि डायलॉग के स्टूडियो में आए और इतनी सारी बातें, आज आपने इतनी सारी बातें बताई, साझा की हमारे दर्शकों के साथ। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नहीं, मेरे को बड़ा खुद अच्छा लग रहा है कि आपने जिस तरीके से हमसे बातें करी हैं, आपने ऐसा नहीं कि कोई हमसे कोई बात ज़बरदस्ती वाली कोई निकालने की कोशिश करी है। हंसते हंसते आपके चेहरे पे मतलब खुशी भी रही और आंसू भी आ रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें ये बताती है कि हर किसी आदमी को जो समझता है कि उसे समाज में कुछ अपना मैसेज कन्वे करना है, उसे ज़रूर एक बार देवभूमि डायलॉग में आना चाहिए और इसके ज़रिए अपने आइडियाज़ को सोसाइटी को कन्वे करके अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू कर्नल साहब। कर्नल अजय कोठियाल फौज में रहे, वहाँ भारत माँ की सेवा की। जब वापस उत्तराखंड आए, न सिर्फ युवाओं को फौज की तरफ मोड़ा, उनको अनुशासन सिखाया, बल्कि केदारनाथ, जिसको सबसे बड़ी विभीषिका माना जाता है उत्तराखंड में, वहाँ पुनर्निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया। आज ऐसी शख्सियत के साथ हमने पॉडकास्ट किया है। मैं आप सबसे चाहूँगा आप इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखें, और साथ ही साथ ये भी आपसे निवेदन करूँगा कि अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगे तो आप देवभूमि डायलॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करें।